इफ यू रिमेंबर, हम लोगों ने चैप्टर 4 में पढ़ा था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। इन डिटेल हम लोगों ने जाना था कि साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स कैसे होता है, क्यों होता है, क्या फैक्टर्स होता है, क्या टाइप्स होता है ऑफ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, जिसके अंदर हम लोगों ने पढ़ा था ओसीडी के बारे में, एंजाइटी डिसऑर्डर्स के डिफरेंट टाइप्स के बारे में, हम लोगों ने न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, डिसोसिएटिव डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था, कंडक्ट डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ा था एंड मेनी मोर। हम लोगों ने रीजंस जाने थे, कॉजेज जाने थे, एक्सेट्रा। एंड इस चैप्टर में, विच इज चैप्टर 5 थेराप्यूटिक अप्रोचेस, इस चैप्टर में हम लोग बेसिकली डील करने वाले हैं कि उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के क्या ट्रीटमेंट हो सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन विद क्लास 12 साइकोलॉजी चैप्टर 5 विच इज थेराप्यूटिक अप्रोचेस। जय हिंद एवरीवन, दिस इज सवी एंड आप सभी की सवी दी या फिर सवी मैम। आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू द सवी ह्यूमैनिटीज प्लेटफॉर्म, जहाँ पे तुम लोग को करेंटली साइकोलॉजी एंड सोशियोलॉजी ऑफ क्लास 11 एंड 12 के सारे कंटेंट्स मिल रहे हैं, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। सो थेराप्यूटिक अप्रोचेस में बेसिकली हम लोग पढ़ने क्या वाले हैं, जैसे मैंने बताया, हम लोग थेरेपीज के बारे में पढ़ने वाले हैं कि कैसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जाने के बाद हम लोगों को ट्रीट कर सकते हैं। इस पूरे के पूरे चैप्टर में हम लोग बेसिकली पढ़ने क्या वाले हैं, साइकोथेरेपीज के बारे में। अब कोई भी टीचर तुम्हें यूट्यूब पे नहीं बताता कि थेरेपी क्या होता है, साइकोथेरेपी क्या होता है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड दिस फर्स्ट। थेरेपी का मतलब क्या होता है, ये सबसे पहले समझो। थेरेपी मतलब ऐसा, थेरेपी एक्चुअल में एक ब्रॉड टर्म होता है, जिसमें हम लोग देखते हैं कि हम मेडिसिन देते हैं, इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट देते हैं, और साथ में हम कॉजेस के बारे में पता करते हैं, बातें भी करते हैं, डिस्कशंस भी करते हैं विद द पेशेंट। लेकिन साइकोथेरेपी इट इज डिफरेंट फ्रॉम थेरेपी। साइकोथेरेपी में हम बेसिकली करते क्या है, हम बातें करते हैं, थॉट्स के बारे में, इमोशंस के बारे में एंड बिहेवियर्स के बारे में पता करते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम को या साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर का कारण होता है। यानी कि किसी पर्सन को क्यों साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हुआ, ये हम पता करते हैं साइकोथेरेपी के अंदर, एंड बेसिक हम कुछ टेक्निक्स यूज करते हैं टू ट्रीट दैट पर्सन। ओके, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन थेरेपी एंड साइकोथेरेपी। वन मोर थिंग इज देयर, जहां पे हम लोग को बेसिकली कंफ्यूजन रह जाता है कि साइकोथेरेपी जो है वो एक टाइप ऑफ थेरेपी ही होती है। यानी कि थेरेपी के अंदर हम दवाई भी दे रहे होते हैं, हम बात भी कर रहे होते हैं, हम पता भी कर रहे होते हैं कि इंसान के क्या थॉट्स हैं, क्या इमोशंस है, क्या बिहेवियर उसने गलत बिहेवियर कौन सा पकड़ लिया है, एंड उसको ट्रीट करते हैं, राइट। लेकिन साइकोथेरेपी में सिर्फ हम बात कर रहे होते हैं एंड कुछ टेक्निक्स का इस्तेमाल करके हम बिहेवियर को ठीक करने की कोशिश करते हैं, थॉट प्रोसेस को ठीक करने की कोशिश करते हैं। बिहेवियर थेरेपी हो गई, या फिर कॉग्निटिव थेरेपी हो गई, ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी हो गई, इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे तो तुम्हें क्लियर होगा कि साइकोथेरेपी एंड थेरेपी के बीच में डिफरेंसेस क्या है, एंड कैसे साइकोथेरेपी इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम थेरेपीज। बट साइकोथेरेपी जो है वो थेरेपी के अंदर का ही एक टॉपिक है, यू समझ लो। ओके, बट वी कैन नॉट से कि ऑल द थेरेपीज आर साइकोथेरेपी, दैट ऑल्सो यू हैव टू रिमेंबर। यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है, बट जब हम चैप्टर को अच्छे से डिस्कस करेंगे तो तुम्हारे जो डाउट्स है वो धीरे धीरे अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ द चैप्टर, विच इज, जहाँ पे तुम्हें यही बताया है कि पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के बारे में। इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि कैसे उन साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट किया जा सकता है, साइकोथेरेपिस्ट कैसे हेल्प करते हैं पेशेंट की, ये सारी चीजें हम यहाँ पे समझेंगे और पढ़ेंगे। कैसे हम इन थेरेपीज का इस्तेमाल करके पेशेंट को हेल्प कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड देयर प्रॉब्लम, देयर इनर कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ट्रीट देम। सम ऑफ देम आर एक्शन ओरिएंटेड, जहाँ पे हमें कुछ खुद से एक्शंस लेने होते हैं, मतलब साइकोथेरेपीज को कुछ एक्शंस लेने होते हैं जिसकी वजह से हम पेशेंट को या वो पेशेंट को डील कर पाए। ओके, जो थेरेपी होने वाली है उसमें पेशेंट का भी रोल होता है एंड थेरेपिस्ट का भी कुछ रोल होता है, वो हम इफेक्टिवली पढ़ेंगे। साथ में हम ये भी पढ़ेंगे कि जो हमारे रिलेशनशिप्स होते हैं बिटवीन द थेरेपिस्ट एंड द क्लाइंट या पेशेंट, वो कैसा होना चाहिए। ओके, ये सारी चीजें इन डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विथ आवर फर्स्ट टॉपिक, विच इज नेचर एंड प्रोसेस ऑफ साइकोथेरेपी। साइकोथेरेपी में हम देखते हैं एक वॉलंटरी रिलेशनशिप होता है बिटवीन वो जिसे हम ट्रीटमेंट दे रहे होते हैं, दैट इज क्लाइंट, एंड वो जिसके द्वारा ट्रीट किया जाता है, दैट इज योर थेरेपिस्ट। अब इस रिलेशनशिप का एक पर्पस होता है। पर्पस क्या होता है, थेरेपिस्ट की यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो क्लाइंट के साथ में एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप को क्रिएट करे, जहाँ पे जो हमारा पेशेंट है या हमारा क्लाइंट है वो अपनी प्रॉब्लम्स को बेझिझक बता सके। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड यहाँ पे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है क्योंकि थेरेपिस्ट जो है वो ट्रेंड प्रॉपर होना चाहिए ताकि वो ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट कर पाए, ऐसा उनका रिलेशनशिप हो पाए, राइट। साइकोथेरेपीज में हम देखते हैं कि एम क्या होता है साइकोथेरेपीज में, कि हम यानी कि एज अ थेरेपिस्ट मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं
तुम्हारी, यानी कि तुम मेरे पेशेंट हो, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं। अगर तुम्हारी कोई ऐसी बिहेवियर है जो खराब हो गई है तो तुम्हारे बिहेवियर को मैं ठीक करूं, तुम्हारी थॉट प्रोसेस को भी मैं ठीक करूं, तुम्हारा जो पर्सनल डिस्ट्रेस है, मतलब जो डिस्ट्रेस तुम्हें हो रहा है, जो स्ट्रेस तुम्हें हो रहा है जिसकी वजह से साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स तक तुम पहुंच रहे हो, उसे ट्रीट करूं। सो ये मेरा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। अब जो थेराप्यूटिक अप्रोचेस है उसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जैसे नंबर 1 हम देखते हैं कि हमारी जो थेरेपी है उसके कुछ एप्लीकेशन एक सिस्टमैटिक वे होता है जिसके थ्रू हम थेरेपी को कर रहे होते हैं। तो वो सिस्टमैटिक वे को, सिस्टमैटिक एप्लीकेशन को हमें फॉलो करना है, नंबर 1। नंबर 2 में हम देखते हैं कि जो हमारा थेरेपिस्ट होता है वो ट्रेन्ड होना चाहिए, एक्सपीरियंस्ड होना चाहिए, दैट इज द इम्पॉर्टेंट थिंग। तीसरा है हमारा कि यहाँ पे क्लाइंट जो है who seeks and receives help, यहाँ पे हम देखते हैं कि हम अपने क्लाइंट को एक इमोशनल सपोर्ट दे रहे होते हैं। एक ऐसा रिलेशनशिप होता है जहाँ पे क्लाइंट जो है वो प्रॉब्लम को, अपने जो भी प्रॉब्लम्स है, जो भी इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स वो डील कर रहा होता है, वो थेरेपिस्ट को बता सके। सो ऐसा कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप होता है, एक इंटरपर्सनल एंड डायनेमिक रिलेशनशिप होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट। दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कॉन्फिडेंशियल मतलब अगर मेरा जो पेशेंट है मुझे अपनी प्रॉब्लम बता रहा है तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि मैं उसकी प्रॉब्लम को दुनिया भर में बताती ना चलूं, कॉन्फिडेंशियलिटी उसकी मेंटेन करके रख सकूं, उसका नाम जो भी है या जो पर्सन की प्रॉब्लम है, सब कुछ। ओके, नेक्स्ट है हमारा साइकोथेरेपीज जो है, जो हम करने वाले हैं या पढ़ने वाले हैं उनके बारे में। इसमें हमारी कुछ एम्स होती है। हमारा एम क्या होता है कि हम जो भी साइकोथेरेपीज यूज कर रहे हैं इससे हमारा जो पेशेंट है, जो क्लाइंट है, उसकी जो भी इनर कॉन्फ्लिक्ट्स है वो उससे सॉल्व कर पाए। नेक्स्ट, उसका जो इमोशनल प्रेशर है वो मतलब वो अपने इनर कॉन्फ्लिक्ट, अपने जो भी इमोशनल प्रेशर है उससे अच्छे से डील कर पाए। नेक्स्ट होता है हमारा एक पॉजिटिव ग्रोथ, हम इंश्योर करके रख सकें कि हमारा जो पेशेंट है उसका एक पॉजिटिव ग्रोथ हो। ओके, साथ ही में उसका जो हैबिट्स है, जैसे हम देखते हैं कि हमारे थॉट प्रोसेस, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स में हमारे थॉट प्रोसेस में प्रॉब्लम आ जाती है, हम नेगेटिव सोचने लग जाते हैं। साथ में सोचने के साथ साथ हम गलत बिहेवियर्स पकड़ लेते हैं, तो हमारी हैबिट्स को ठीक करना, देन उसके थिंकिंग पैटर्न्स को ठीक करना, अगर वो नेगेटिव सोचता है तो उसको पॉजिटिव उसे सोचवाना, राइट। देन होता है हमारा सेल्फ अवेयरनेस कि पेशेंट जो है या क्लाइंट जो है वो अपने बारे में जाने, उसका कौन सा इनर कॉन्फ्लिक्ट है, क्या प्रॉब्लम उसके अंदर चल रही है, ऐसा हम सिचुएशन क्रिएट करें कि वो अपने बारे में जाने, सेल्फ अवेयरनेस उसके अंदर आए। देन उसके अंदर कम्युनिकेशन पावर आए, जिसको साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होता है ना, मेन हम लोगों ने देखा था बहुत सी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में हम लोग देखते हैं कि एक होता है कि कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो जाती है। अगर बच्चे को प्रॉब्लम है या फिर किसी भी एडल्ट को प्रॉब्लम है, डिप्रेशन की भी प्रॉब्लम होती है कि हम कम्युनिकेशन नहीं कर पाते हैं, राइट। सो एक कम्युनिकेशन की स्किल्स उसके अंदर इंप्रूव करना। देन इंटरपर्सनल, उनकी रिलेशनशिप उनके फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ अच्छी नहीं होती है, पीयर्स के साथ अच्छी नहीं होती है। सो वी हैव टू इंश्योर ईच एंड एवरीथिंग ओवर हियर। साथ में हम उसके डिसीजन मेकिंग पावर को भी इंप्रूव कर सके, हम उसको लाइफ के और भी जो जैसे होता है ना कि लाइफ में सिर्फ एक ही चीज होती है, अगर वो ना हो तो फिर कुछ और नहीं हो सकता। सो हम लाइफ के डिफरेंट जो डायमेंशंस है उसको वो भी दिखा सकें। ऑल्सो हम उसके सोशल एनवायरनमेंट में हम उसे क्रिएटिव बना सके, सेल्फ अवेयर बना सके, एक्सेट्रा। ये सारी चीजें होती हैं हमारे थेरेपिस्ट का या यू कहो साइकोथेरेपीज में हमारा ये पूरा एम होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा थेराप्यूटिक रिलेशनशिप। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप मतलब जो हमारा रिलेशनशिप होता है बिटवीन द क्लाइंट एंड द थेरेपिस्ट, दैट इज नोन एज योर थेराप्यूटिक रिलेशनशिप और थेराप्यूटिक अलायंस। इसके अंदर कुछ कॉम्पोनेंट्स होती हैं, मतलब अगर तुम मेरे पेशेंट हो और मैं तुम्हारी थेरेपिस्ट हूँ तो मैं हमारा जो रिलेशनशिप है वो एक कॉन्ट्रैक्चुअल नेचर पे बेस्ड होता है। मतलब कुछ क्या बोलते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरा एम क्या है कि मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करूं, नंबर 1, राइट। नंबर 2, जो दूसरा कंपोनेंट है कि जो हमारी रिलेशनशिप है ये एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए ही होगी। ओके, जैसे ही तुम्हारे प्रॉब्लम मैंने सॉल्व कर दिया उसके बाद हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इस टाइप का रिलेशनशिप होता है। ओके, इसमें हम देखते हैं कि एक ट्रस्टिंग रिलेशनशिप होता है, साथ में कॉन्फाइडिंग रिलेशनशिप होता है। मतलब मैं तुम्हारे कॉन्फिडेंशियल डिटेल्स को बाहर नहीं निकालूंगी, तुम मुझे जो भी बताओगे, राइट। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग, ट्रस्टिंग रिलेशनशिप। ऐसा ट्रस्टिंग रिलेशनशिप कि तुम अनबर्डन कर पाओ जो भी तुम्हारी प्रॉब्लम्स हैं। ओके,
जैसे हम जानते हैं कि कभी कभार क्या होता है ना, हम अपने फैमिली मेंबर्स को भी नहीं बता पा सकते। जैसे डिप्रेशन में हम लोगों ने देखा था कि लोग जो है वो अपने फैमिली मेंबर से कम्युनिकेट नहीं कर पाते, प्रॉब्लम को बता नहीं पाते। तो इट इज वेरी हार्ड फॉर द थेरेपिस्ट कि वो ऐसा इन्वायरमेंट बना सके। ओके, थेरेपिस्ट जो है वो ऐसे इंकरेज करे कि मतलब ऐसा एनवायरनमेंट बनाए। थेरेपिस्ट के लिए बहुत डिफिकल्ट है दो, तो उसे ऐसा एनवायरनमेंट बनाना होता है जिसमें वो जो भी हमारा क्लाइंट, यानी कि जो भी तुम मुझे बताओ वो मैं एक्सेप्ट कर पाऊँ, एम्पैथेटिक रह पाऊँ, जेन्युइन रह पाऊँ, वार्म रिलेशनशिप में तुम्हें प्रोवाइड कर पाऊँ, ताकि तुम मुझे जो भी प्रॉब्लम बताओ उससे मैं जज ना करूँ। ओके, दैट इज वन ऑफ द थिंग दैट एज अ थेरेपिस्ट जो मुझे करना होता है। ओके, एक अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड होता है, टर्म याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मतलब कि तुम जो भी मुझे अपनी प्रॉब्लम जैसे भी बताओगे, जो भी तुम्हारे थॉट है, जो भी तुम सोच रहे हो वो तुम मुझे बताओगे, तो मैं उसे जज नहीं करूंगी कि तुम अच्छा सोच रहे हो, बुरा सोच रहे हो, तुम ऐसी पर्सनालिटी हो, मैं तुम्हें जज नहीं करूंगी, नंबर 1। नंबर 2, तुम जैसे भी बिहेव करोगे, जो भी खराब चीजें भी जो तुम्हारे थॉट में चल रही होंगी, तो तुम्हारे माइंड में चल रही होगी, अगर वो तुम मुझे बताओगे तो मैं तुम्हें जज नहीं करूँ, या फिर तुम्हें मैं तुम्हारा कंडीशन में और खराब ना करूं। सो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग दैट शुड बी देयर। हमारे जो थेरेप्यूटिक अलायंस है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप है, उसके अंदर एक और चीज आती है जैसे कि एम्पैथी। एम्पैथी मतलब कि एक होता है सिंपैथी, कि मुझे तुम्हारे पे दया आ रही है, करुणा आ रही है, राइट, तुम्हारी बात सुन के मुझे बहुत बुरा लग रहा है, तो दैट शुड नॉट हैपन। एम्पैथी शुड हैपन एज अ थेरेपिस्ट। एम्पैथी मतलब तुम जैसा फील करो वैसा ही मैं भी फील करूं तुम्हारे जैसा, राइट, दैट शुड बी देयर। इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग भी होती है। एक इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग मतलब कि तुम्हारी जो प्रॉब्लम है उसे मैं समझ सकती हूँ, राइट, सो दैट इज योर इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग। आई डू हैव द अंडरस्टैंडिंग जो तुम्हारी प्रॉब्लम है। ओके, सो यही सारी चीजें यहाँ पे बताई हुई है कि सिंपैथी क्या है, इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, एंड एम्पैथी क्या होती है, राइट। यहाँ पे वही सारी चीजें बताई हुई है कि कॉन्फिडेंशियल रिलेशनशिप होता है, राइट। ये जो रिलेशनशिप होता है, वन मोर थिंग इज दैट ये जो रिलेशनशिप होता है क्लाइंट और पेशेंट के बीच में, ये एक प्रोफेशनल रिलेशन होता है, एंड इसे प्रोफेशनल ही रहना चाहिए। दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द थिंग व्हिच इज गाइडेड ओवर हियर। नेक्स्ट है तुम्हारी टाइप्स ऑफ थेरेपीज, या यू कहो साइकोथेरेपीज के टाइप्स। तो हम लोग इसके अंदर पढ़ने वाले हैं साइकोथेरेपीज के बारे में। साइकोथेरेपीज की अगर मैं बात करूं तो साइकोथेरेपीज इज डिवाइडेड इनटू 3 ब्रॉड टर्म्स या 3 ब्रॉड टाइप्स। One is psychodynamic, one is behavioral, and one is existential psychotherapies. क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर की बात करें तो सबसे पहले हमारा साइकोडायनेमिक थेरेपी इमर्ज हुआ था, उसके बाद हमारा बिहेवियरल थेरेपी आया, और उसके बाद फिर हमारा लास्ट में आया एक्सिस्टेंशियल थेरेपी। सो जब हम बात करते हैं कि ये प्रॉब्लम कहाँ से आती है, मतलब क्या जरूरत पड़ती है कि हम साइकोडायनेमिक मॉडल, साइकोडायनेमिक थेरेपी, या फिर हम बिहेवियर थेरेपी दे, या फिर ह्यूमनिस्टिक थेरेपी की जरूरत क्यों पड़ती है, इंसान को क्या प्रॉब्लम हो जाती है। नंबर 1, साइकोडायनेमिक थेरेपी की जरूरत क्यों पड़ जाती है, जब इंसान को इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स होता है, मतलब उसके अंदर कोई कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है, तुम्हारे अंदर कुछ डिजायर्स हैं, या तुम्हारा कोई गोल था जिसे तुम अचीव नहीं कर पाए, तो तुम्हारे अंदर बहुत से कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं जिसके बारे में तुम अवेयर नहीं हो, तुम परेशान हो रहे हो, तो दैट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इज इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट, जो तुम्हारे अंदर के तुम्हारे माइंड में एक्चुअल में चल रही होती है, जिसकी वजह से तुम्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो जाती है। जब ये प्रॉब्लम जो है बहुत ज्यादा टाइम तक रहने लग जाती है, जिससे डिस्ट्रेस हो रहा है, then it causes psychological problem. Next is your, जब तुम कोई फॉल्टी बिहेवियर या कॉग्निशन पकड़ लो, मतलब तुम्हारी थॉट प्रोसेस बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाए, जिसकी वजह से तुम कोई खराब बिहेवियर पकड़ लो और वो भी बहुत टाइम तक रहे, जिसकी वजह से फाइनली तुम्हें साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो जाए, देन यू नीड दिस काइंड ऑफ बिहेवियरल थेरेपी। एंड कब तुम्हें ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी की जरूरत पड़ जाती है, जब तुम क्वेश्चन करने लग जाते हो और मीनिंग ऑफ लाइफ, कि मैं क्यों जिंदा हूँ, मेरे रहने का पर्पस क्या है, मेरे जिंदा होने के पर्पस क्या है। जब इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, इस टाइप के थॉट प्रोसेस की वजह से तुम्हें अगर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हो रही हैं, देन तुम्हें एक्सिस्टेंशियल थेरेपी की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट इज योर एक्सिस्टेंस। क्यों ये प्रॉब्लम होती है, जैसे कि साइकोडायनेमिक थेरेपी में हम लोगों ने पढ़ा कि इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट होता है, मतलब हमारे बचपन में कुछ ऐसे डिजायर्स होते हैं, या बचपन में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है जिसकी वजह से, जैसे चाइल्डहुड कुछ फियर्स होने लग जाते हैं, या अनफुलफिल्ड डिजायर्स ऑफ चाइल्डहुड, जैसे कि बच्चों को अगर अपने पेरेंट्स का प्रॉपर केयर नहीं मिला, लव नहीं मिला, सपोर्ट नहीं मिला, तो इससे क्या होता है, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, जिसकी वजह से फाइनली बच्चों को या एडल्ट्स को साइकोडायनेमिक थेरेपी की जरूरत पड़ती है। फॉल्टी कंडीशनिंग पैटर्न्स, यानी कि कुछ गलत बिहेवियर सीख लिया, या फिर कुछ
फॉल्टी थिंकिंग है या फॉल्टी बिलीव्स है जिसकी वजह से मैल एडेप्टिव बिहेवियर्स तुम लोग करने लग गए, यानी कि पेरेंट्स का बात ना मानना, एंटी सोशल हो जाना, इस टाइप की प्रॉब्लम हो जाती है, देन यू नीड अ बिहेवियर थेरेपी इन दैट केस। एंड इफ यू हैव फीलिंग, मतलब तुम्हें बहुत अकेलापन महसूस होता है, तुम्हें लगता है कि कोई तुम्हें समझ नहीं सकता है, तुम अपने पेरेंट्स को कनेक्ट नहीं हो पाते हो, या फिर कोई फॉल्टी हो जाता है, मतलब एग्जिस्टेंस तुम्हें समझ नहीं आता कि तुम जिंदा क्यों हो, क्या पर्पस है, एक्सेट्रा, देन इन दैट केस यू नीड अ ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी। चीफ मेथड ऑफ ट्रीटमेंट, मतलब क्या हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं इसे। तो सबसे पहले अगर साइकोडायनेमिक टाइप की प्रॉब्लम है तो तुम्हें क्या करना होगा, ड्रीम्स, अपने जो भी सपने देखते हो उसे फ्रीली तुम्हें बताना होता है, रिपोर्ट करना होता है। फ्री एसोसिएशन का प्रोसेस होता है जहाँ पे तुम्हें अपने थॉट्स एंड फीलिंग्स को अच्छे से बताना होता है टू योर थेरेपिस्ट, राइट। नेक्स्ट होता है तुम्हारा बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम देखने की कोशिश करते हैं कि तुम क्या गलत बिहेवियर सीख लिए हो, उस बिहेवियर को हम दूसरे बिहेवियर से, यानी कि तुम कोई खराब बिहेवियर सीख लियो तो उससे क्रिएटिव बिहेवियर में बदलना होता है थेरेपिस्ट को इन दी बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी इसी के साथ आती है, बिहेवियर के साथ। कॉग्निटिव थेरेपी में हम क्या करते हैं, हम पेशेंट्स के थॉट प्रोसेस को समझने की कोशिश करते हैं, एंड जो थॉट प्रोसेस है जिसकी वजह से डिस्ट्रेस हो रहा होता है उसे चेंज करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सिस्टेंशियल थेरेपी, जिसमें हम क्या करते हैं, हम थेराप्यूटिक ऐसा एक इन्वायरमेंट क्रिएट करते हैं जहाँ पे तुम पॉजिटिव फील करो, एक्सेप्टिंग फील करो, एंड हम तुम्हें जज नहीं करेंगे, यू कैन टेल योर प्रॉब्लम्स, एंड उस प्रॉब्लम को सुनने के बाद हम क्या करें, हम तुम्हारे ग्रोथ पर काम कर पाए। यहाँ पे क्लाइंट का क्या हम क्या करते हैं ना, हम क्लाइंट को इतना सेल्फ अवेयर बनाने की कोशिश करते हैं ताकि दैट पर्सन विल गेट टू नो कि उसकी प्रॉब्लम क्या है एंड वो ग्रोथ कर पाए, राइट। नेक्स्ट है तुम्हारा नेचर ऑफ थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, मतलब कि अगर तुम्हें साइकोडायनेमिक थेरेपी में हम देखते हैं कि थेरेपिस्ट और क्लाइंट का रिलेशनशिप कुछ ऐसा होता है कि थेरेपिस्ट जो है वो समझने की कोशिश कर रहा होता है कि उसके जो पेशेंट है उसका इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट क्या है, मतलब ऐसे कौन सी प्रॉब्लम है, ऐसा कौन सा चाइल्डहुड में ऐसा कौन सा प्रॉब्लम हो गया है, या कौन से ऐसे कॉन्फ्लिक्ट्स है जो उसके मन में है जिसकी वजह से उसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर हो गया है। बिहेवियर थेरेपी में हम जानने की कोशिश करते हैं कि इसका बिहेवियर कहाँ से खराब होना चालू हुआ, एंड उसके थॉट प्रोसेस को हम करेक्ट करने की कोशिश करते हैं। साइकोडायनेमिक मॉडल एंड बिहेवियर थेरेपी जो है, इसमें थेरेपिस्ट का क्या गोल होता है कि वो अराइव कर पाए, वो समझ पाए कि क्लाइंट की क्या प्रॉब्लम है एंड क्लाइंट की प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाए। वेराज एक्सिस्टेंशियल थेरेपीज में हम देखते हैं कि जो थेरेपिस्ट है उसका रोल क्या होता है कि वो एक ऐसा रिलेशन बनाए टू द पेशेंट जिसकी वजह से पेशेंट जो है वो डेवलप कर पाए, ग्रो कर पाए और अपने प्रॉब्लम को खुद समझ पाए, एक्सप्लोर कर पाए और खुद सॉल्व भी कर पाए, राइट। यहाँ पे पेशेंट का रोल इंपॉर्टेंट होता है इन द ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी। नेक्स्ट है हमारा चीफ बेनिफिट ऑफ द क्लाइंट। क्या बेनिफिट होता है क्लाइंट को। सो साइकोडायनेमिक थेरेपी में हम देखते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है उसका इमोशनल इंसाइट हो जाता है, मतलब वो अपने इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट के बारे में जान पाता है, वो उसे पता चलता है कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम्स चल रही थी, क्या कॉन्फ्लिक्ट्स थी। एट द सेम टाइम वो अपने इमोशनली अवेयर हो जाता है, अपने इमोशंस को समझ पाता है, राइट। एंड उसका जो इमोशंस की वजह से डिस्ट्रेस हो रहा होता है वो कंप्लीटली चला जाता है, खत्म हो जाता है। देन नेक्स्ट इज योर बिहेवियर थेरेपी। बिहेवियर थेरेपी में हम देखते हैं कि हम अपने पेशेंट का बिहेवियर, जो फॉल्टी बिहेवियर या थॉट पैटर्न से उसको हम सॉल्व कर देते हैं एंड एक एडेप्टिव बिहेवियर उसे हम सिखा देते हैं। एक्सिस्टेंशियल थेरेपी में भी सेम होता है, इसमें हम देखते हैं कि जो हमारा पेशेंट है उसे पर्सनल ग्रोथ, यानी कि उसे अपने बारे में पता चलता है, वो पर्सनली अपने लेवल पे ग्रो हो रहा होता है, मतलब अपना अंडरस्टैंडिंग ऑफ वन सेल्फ। यू विल सी दैट पेशेंट विल नो अबाउट हीज और हर थॉट्स, एंड उसे पता चल जाता है कि उसके जीने का मकसद क्या है, उसे अपने लाइफ में क्या करना है, उसके इमोशंस क्या है, मोटिव्स क्या है, एस्पिरेशंस क्या है, गोल्स क्या है, एक्सेट्रा। ड्यूरेशन ऑफ ट्रीटमेंट की बात करें तो हम देखते हैं अक्सर साइकोडायनेमिक थेरेपीज में हम देखते हैं कि 10 से 15 सेशंस लगते हैं, वेराज बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी एंड साथ ही में एक्सिस्टेंशियल थेरेपी में शॉर्ट टाइम लगता है, मतलब कुछ महीनों में ही जो रिलेशनशिप है उसका एंड हो जाता है, क्योंकि प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाती है कम ही टाइम में। अब यहाँ पे हम बेसिकली देख क्या रहे होते हैं, हम यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे हमको अपने पेशेंट को, हमारे पेशेंट को प्रॉब्लम है, ओके, एंड हम अपने पेशेंट को क्या कर रहे हैं, हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हैं विदाउट गिविंग एनी मेडिसिन और इलेक्ट्रोशॉक ट्रीटमेंट। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम उसकी साइकोलॉजी पे अटैक कर रहे हैं, उसके अंदर उसके माइंड में जो कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे होते हैं या इमोशंस, जो इमोशनली उससे जो प्रॉब्लम होती है उससे हम डील कर रहे होते हैं, राइट। सो साइकोलॉजिकल मीन्स का यहाँ पे हम यूज कर रहे हैं। साथ ही में हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं,
हम यहाँ पे देख रहे हैं कि थेरेपिस्ट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है, थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कैसे थेरेपिस्ट जो है वो अपने क्लाइंट के डिस्ट्रेस को डील करने में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। अब यहाँ पे एक बॉक्स दिया हुआ है, स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ अ क्लाइंट प्रॉब्लम। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एक यहाँ पे बताया हुआ है बेसिक लेवल पे कि हमारे क्लाइंट को अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम उसे किस तरीके से ट्रीट करें। क्लिनिकल फॉर्मुलेशन इज ऑल अबाउट, यहाँ पे बताया जाता है कि हम अपने क्लाइंट की प्रॉब्लम को किस वे में ट्रीट करें। सो एक प्रॉपर वे होता है टू डील विद द प्रॉब्लम। सबसे पहले हमें क्या करना होता है, हमें अपने एज अ थेरेपिस्ट मुझे क्या करना है, मुझे अपने क्लाइंट के प्रॉब्लम को समझना है कि उसे प्रॉब्लम क्या हुआ है, क्या डिस्ट्रेस है, क्या रीजन है जिसकी वजह से उसको ये प्रॉब्लम हुई है, राइट। तो उसकी प्रॉब्लम को अच्छे से समझना है। देन मुझे क्या करना होता है, मुझे समझना होता है कि कौन से एरिया पे टारगेट करना है एंड ट्रीटमेंट कौन सा देना है। जैसे हम लोग को सबसे पहले समझना होता है कि उसके अंदर कौन सा कॉन्फ्लिक्ट है, इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट है या फिर उसे अपने जीने का मकसद समझ नहीं आ रहा है या फिर उसके थॉट पैटर्न्स में गड़बड़ी है या उसके बिहेवियर में गड़बड़ी है। मुझे सबसे पहले ये पता करना होगा। दूसरे नंबर पे मुझे पता करना होगा कि मैं कौन से एरिया पे टारगेट करूंगी। जैसे मुझे पता चल गया कि उसके अंदर कोई इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट है तो मुझे उस पर डील करना है, यानी कि मुझे साइकोडायनेमिक थेरेपी का यूज करना होगा, राइट। साइकोडायनेमिक थेरेपी इज वो therapy which I have to use over here. Now एक particular way होता है to use that therapy. So next is a choice of technique and treatment. यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, मैं अपने ट्रीटमेंट का चॉइस बनाती हूँ, यानी कि मैं कौन सा ट्रीटमेंट, कौन सा टेक्निक को यूज करूंगी। जैसे मुझे पता चल गया कि उसे साइकोडायनेमिक थेरेपी देनी है, तो अब साइकोडायनेमिक थेरेपी के अंदर कुछ टेक्निक्स होते हैं, तो मुझे चूज करना होगा कि कौन से टेक्निक्स को मैं यूज करूंगी टू ट्रीट माई पेशेंट, राइट। दिस इज द होल प्रोसेस एज अ होल। यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि जो क्लिनिकल फॉर्मुलेशन है, इट इज एन ऑन गोइंग प्रोसेस, जहां पे हम देख रहे होते हैं कि जो हमारे थेरेपिस्ट हैं वो एक स्टेप बाय स्टेप वे में क्लाइंट की प्रॉब्लम को डील कर रहे होते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट in the clinical psychology. This is your first MCQ and second MCQ for your homework which you have to do, and let me know the answer in the comment section. सबसे पहला क्वेश्चन क्या है कि what does the term therapeutic alliance refers to, यानी कि जो हमारे therapeutic alliance है इसका क्या मतलब होता है। Number 1, a legal contract between the therapist and client. Number 2, a treatment plan made by psychiatrist. Number 3, a strong professional bond between a therapist and client, या फिर D, a group therapy technique. सेकेंड क्वेश्चन में पूछा क्या हुआ है कि which of these is not a characteristic of psychotherapy, यानी कि इन सभी में से not a characteristic कौन सा है जो characteristic नहीं है of psychotherapy। नंबर 1, ये structured and planned होता है, interaction होता है, यहाँ पे based होता है on psychological theory। थर्ड है only suitable for physical illness, या फिर फोर्थ conducted by trained professionals। so इन फोर में से कौन सा राइट आंसर होगा, you have to write again in the comment section। so वीडियो को पॉज करो एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन का आंसर लिखो इन द कमेंट सेक्शन, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड विद द वेरी इंपॉर्टेंट थेरेपीज। अब आगे हम चैप्टर में पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन सी थेरेपीज हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे बिहेवियर थेरेपी, कॉग्निटिव थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी एक्सेट्रा in detail. Now let's begin with behavior therapy. Behavior therapy की जरूरत क्यों पड़ती है? जब इंसान को ऐसे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हो जहाँ पे बिहेवियर पैटर्न्स में प्रॉब्लम आ जाए, यानी कि वो गलत बिहेवियर सीख ले या वो एडिक्टेड हो जाए टुवर्ड्स परफॉर्मिंग सच एनी काइंड ऑफ बिहेवियर, राइट। एंड ये बिहेवियर जो है वो थॉट से कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है of the client in the present। तो इसमें हमें क्या करना होता है बेसिकली बिहेवियर थेरेपी में, एज अ थेरेपिस्ट मुझे सबसे पहले समझना होगा कि ओरिजिन क्या है, मतलब पास्ट में ऐसा क्या हुआ कि मेरे पेशेंट ने ये गलत बिहेवियर सीख लिया, एंड ऐसा क्या थॉट पैटर्न है, मतलब क्या सोच है जिसकी वजह से अभी तक मेरे पेशेंट में ये फॉल्ट बिहेवियर, ये गलत आदत बनी हुई है। ओके, इतना ही पास्ट मुझे जानना है कि मुझे उसका ओरिजिन पता चले, उससे ज्यादा मुझे उसके पास्ट के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी है। ओके, दैट इज द मेन थिंग। एंड मुझे उसके प्रेजेंट के पे ध्यान देना है कि उसके प्रेजेंट में जो बिहेवियर प्रॉब्लम्स है उससे मैं डील कर पाऊं। बिहेवियर थेरेपी में हम मेनली बहुत से टेक्निक्स होते हैं जिसके बारे में अभी हम थोड़ी देर बाद पढ़ने वाले हैं। बहुत सारे बिहेवियर टेक्निक्स है, तो हमें देखना होगा बिहेवियर थेरेपी में कि उसके कौन से बिहेवियर, मतलब उसको कौन से बिहेवियर में प्रॉब्लम है, मुझे प्रॉपर्ली सिलेक्ट करना होगा फ्रॉम दोज मेनी टेक्निक्स कि कौन सा टेक्निक उसके लिए सुटेबल है। यहाँ पे बेसिकली हम सिम्टम्स पे ध्यान देते हैं कि उसको किस टाइप की सिम्टम्स है जिसकी वजह से मुझे पता चलेगा कि उसको कौन सी डायग्नोसिस देनी है। यहाँ पे डायग्नोसिस के टर्म में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ जाती है। डायग्नोसिस का मतलब क्या होता है मैम? डायग्नोसिस का मतलब होता है कि तुम्हारी सिम्टम्स को देख के मैं बताती हूँ कि तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है,
राइट? तुम्हारे सिम्टम्स को देख के मैं नेम देती हूँ कि तुम्हें कौन सा प्रॉब्लम है, दैट इज योर डायग्नोसिस। अब मैं तुम्हारे सिम्टम्स को ध्यान से देखूंगी एंड तुम्हारे सिम्टम्स को देखने के बाद मैं पता करूंगी कि मुझे तुम्हें कौन सी प्रॉब्लम है एंड तुम्हारी जो प्रॉब्लम्स है उसके हिसाब से मुझे वो टेक्निक यूज करनी पड़ेगी। बिहेवियर्स में भी काफी बिहेवियर प्रॉब्लम होती है, तो मुझे पता करना होगा कि तुम्हें रिवॉर्ड देना है या पनिशमेंट देना है जिसकी वजह से तुम्हारे जो फॉल्टी बिहेवियर है वो तुम भूल जाओ एंड नए बिहेवियर को, सही बिहेवियर को करने लग जाओ। ओके, तो बिहेवियर थेरेपी में हम 3 चीजों पे फोकस करते हैं। नंबर 1 कि तुम्हारी कौन सी फॉल्टी बिहेवियर, मतलब कौन सी गलत आदत तुमने पकड़ी है। दूसरा, क्या कॉज है उस प्रॉब्लम का, एंड तीसरा कि अब तक तुम वो बिहेवियर क्यों परफॉर्म कर रहे हो। अब एग्जाम्पल के साथ समझने की कोशिश करते हैं एंड कुछ टर्म्स के साथ। मेथड ऑफ ट्रीटमेंट के अंदर तुम 3 टर्म्स को बेसिकली पढ़ने वाले हो। नंबर 1 बिहेवियर एनालिसिस। बिहेवियर एनालिसिस के अंदर हम देखते हैं कि मैल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है, मतलब क्या बिहेवियर गलत तुमने पकड़ा है, नंबर 1। नंबर 2 एंटीसीडेंट और फॉल्टी लर्निंग। क्या एंटीसीडेंट फैक्टर्स, मतलब कि क्या गलत बिहेवियर, क्या रीजन था जिसकी वजह से तुमने गलत बिहेवियर पकड़ा। एंड मेंटेनिंग फैक्टर्स, मतलब क्या ऐसा चीज है जिसके, क्या उस बिहेवियर को सीखने के बाद क्या वो बिहेवियर से तुम्हें फायदा हो रहा है कि अब तक तुम वो बिहेवियर छोड़ ही नहीं पाए हो। एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। एक यंग पर्सन था, ओके, उसने स्मोकिंग की आदत पकड़ ली थी। ओके, अब वो स्मोकिंग का आदत पकड़ा था तो फिर हमें क्या 3 चीजें देखना होता है। बिहेवियर एनालिसिस के अंदर हम 3 चीजों को देखते हैं। मुझे पता चल गया कि उस लड़के को स्मोकिंग की प्रॉब्लम है, तो दैट इज मैल फंक्शनिंग बिहेवियर। नंबर 2 इज हमें पता करना है कि उसने क्यों स्मोकिंग की आदत पकड़ी, यानी कि उसका एंटीसीडेंट फैक्टर क्या है। सो यहाँ पे मैं क्या करूंगी, मैं उसके फैमिली मेंबर्स से पूछूंगी, उसके पीयर से पूछूंगी, बात करूंगी। सो मुझे पता चला कि उसने स्मोकिंग की आदत तब पकड़ी जब उसका एनुअल एग्जामिनेशन चल रहा हो रहा था, मतलब एग्जाम आ रहा था एंड एग्जाम से पहले उसने स्मोकिंग की आदत पकड़ी। ठीक है, तो यहाँ पे हमें पता चल गया कि एंटीसीडेंट फैक्टर क्या है, मतलब कॉज क्या है उसका, एग्जाम आया तो उसने स्मोकिंग की आदत पकड़ ली। तो यहाँ पे हमें पता चला कि मैल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है, स्मोकिंग, एंड एंटीसीडेंट फैक्टर क्या है, एग्जाम। साथ में मेंटेनिंग फैक्टर, क्यों अब तक वो स्मोकिंग कर रहा है, एग्जाम तो कब का बीत गया, राइट। तो मेंटेनिंग फैक्टर क्या है, जब वो स्मोक करता है, उसने बताया मुझे कि जब वो स्मोक करता है तो उसे बहुत प्लेजरेबल, उसे बहुत अच्छा फील होता है। जब भी उसे स्ट्रेस होता है वो स्मोक करता है, उसको रिलैक्स फील होता है, राइट। सो दिस इज अ मेंटेनिंग फैक्टर। सो ये 3 टर्म्स, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि मैल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है, एंटीसीडेंट फैक्टर क्या है, साथ में मेंटेनिंग फैक्टर क्या है। अब इसका एक और एग्जांपल मैं दूं, जैसे मैं अपना एग्जांपल लिख देती हूँ। मुझे एक टाइम पे क्या था ना कि जैसे हुआ क्या था, मैं स्कूल जाती थी नॉर्मल डेज के टाइम पे, छोटी थी मैं, तो उस टाइम पे मैं एक क्लास हो रहा था, ओके, आई वाज इन क्लास 4 दैट टाइम। तो मेरा कोई क्लास हो रहा था, वो क्लास में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, ओके, आई वाज नॉट कंफर्टेबल, माइट बी, मुझे बहुत अच्छे से क्लियरली याद नहीं है क्यों मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, शायद मुझे टीचर पसंद नहीं थी, ओके, एंड द सब्जेक्ट वाज आल्सो समथिंग जो मुझे अच्छा नहीं लगता था। सो जिसकी वजह से मुझे ना उस क्लास में हेड पेन होने लग गया अचानक से। अब सर में दर्द होने लग गया, तो फिर मैं मैम से बोली, तो मैम ने बोला कि भाई तुम रेस्ट रूम में जाके रेस्ट कर लो। तो रेस्ट रूम में जाके मैं रेस्ट की। उसके बाद अगले दिन वही क्लास के आसपास मेरा सर दर्द वापस से होने लग गया। तो एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, यही चीज हो रही है। मेरा मैल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है कि भाई मेरा हेड पेन हो रहा है। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम हेड पेन कैसा मैल फंक्शनिंग बिहेवियर हो गया, आगे समझते हैं। हेड पेन क्या हुआ ना, तो हेड पेन करने के बाद फिर मेंटेनिंग फैक्टर क्या है, मुझे क्यों बार बार, अब उसके बाद से मुझे काफी टाइम तक ये हेड पेन की प्रॉब्लम रही। एंटीसीडेंट फैक्टर, अब ये बिहेवियर क्यों हो रहा है, बिकॉज मुझे वो क्लास पसंद नहीं है, राइट। सो मे बी मुझे टीचर से डर लगता है या फिर मुझे क्लास पसंद नहीं, ऐसा ही कुछ है ना। तो लेट्स सपोज मुझे वो क्लास पसंद नहीं आई, जस्ट हेट दैट क्लास। सो दैट कैन बी माई एंटीसीडेंट फैक्टर। तीसरा है मेंटेनिंग फैक्टर, मतलब वो सर दर्द मुझे क्यों होता रहा, काफी टाइम तक हुआ, जिसकी वजह से मैं अलग अलग डॉक्टर्स के पास भी गई। सो मेंटेनिंग फैक्टर वाज एक्चुअली, मेरे दिमाग ने सबकॉन्शियसली ऐसे लर्न कर लिया था कि अगर मुझे सर दर्द होगा, अगर मुझे कोई चीज से डर लगता है या कोई चीज मुझे पसंद नहीं है, मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने ये चीज लर्न कर ली थी कि अगर मुझे कोई चीज से प्रॉब्लम हो रहा है या कोई क्लास मुझे या कोई ऐसी चीज है जो मुझे अच्छी नहीं लग रही है, तो मेरा सर दर्द होने से मुझे क्या होगा, मुझे केयर मिलेगी, मुझे रेस्ट मिलेगा, मुझे अटेंशन मिलेगी। तो ये मेरे सबकॉन्शियस माइंड ने सीख लिया था, जिसकी वजह से मुझे सर दर्द जो है वो होता जा रहा था एंड होता जा रहा था। काफी टाइम तक सर दर्द हुआ, जिसकी वजह से मुझे अलग अलग डॉक्टर्स के पास लेकर गया, आखिर मुझे चश्मा भी लग गया। बट द प्रॉब्लम वाज साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम, ठीक है। अब तुम लोग बोलोगे कि मैम अभी तक ये प्रॉब्लम है,
है तो नहीं, काफी पहले ही चली गई थी, बिकॉज ये जो मेरा बिहेवियर है उसको ठीक किया गया। कैसे ठीक किया गया यहाँ पे समझो। अब इसको ट्रीट करने के लिए थेरेपिस्ट क्या लाते हैं, एंटीसीडेंट ऑपरेशंस एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस। एंटीसीडेंट ऑपरेशंस, एंटीसीडेंट नाम से पता चल गया कि हम अपने कॉज पर वार करेंगे, ठीक है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो रहा है उस पर अटैक करेंगे। एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन मतलब जो कॉन्सिक्वेंस है उस पर भी अटैक करेंगे कुछ हद तक। तो एग्जाम्पल से ही समझ लो, ओके। तो कॉज मुझे क्या, किस वजह से मुझे हेड पेन हो रहा था, बिकॉज मुझे कोई चीज अच्छा नहीं लग रहा था, आई वॉज डिसलाइकिंग द क्लास, आई वॉज डिसलाइकिंग द क्लास। तो अब कॉज पे वार करो, मुझे कोई क्लास पसंद नहीं आ रही है तो व्हाट शुड आई डू, आई शुड ट्राई टू लाइक द सब्जेक्ट। मुझे एनकरेज करे मेरे पेरेंट्स, मेरी जो टीचर हैं, टू लाइक द क्लास, शी शुड एनकरेज मी, मतलब वो मुझे अगर एनकरेज करेगी कि मुझे अच्छे से पढ़ाएगी, मुझे अटेंशन देकर अटेंशन देगी मुझे अपने क्लासेस में, देन क्या होगा, कहीं ना कहीं मेरा इंटरेस्ट टुवर्ड्स द सब्जेक्ट एंड द टीचर, वो मेरा पर्सपेक्टिव चेंज होगा। नंबर 1 कॉज पे अटैक हुआ। नंबर 2 कॉन्सिक्वेंसेस, जब मेरे सर में दर्द होता है तो फिर मैं रेस्ट रूम में जाती हूँ एंड मेरे पेरेंट्स भी आते हैं, मुझे लेकर घर जाते हैं, वो मुझे काफी अटेंशन, काफी केयर दिखाते हैं। तो अगर वो मुझे यहाँ पे कॉन्सिक्वेंस पे अटैक करना, मतलब जो थेरेपिस्ट है वो क्या करते हैं, कॉन्सिक्वेंस पे अटैक करते हैं। मतलब मुझे सर दर्द हुआ तो मेरे पेरेंट्स जो है वो मुझे डेफिनेटली केयर तो दे, बट कम दे केयर। अगर मैं क्लास, सर दर्द होने के बाद भी अगर मैं क्लास को अटेंड कर रही हूँ तो मुझे मेरे पेरेंट्स एनकरेज करे, रिवॉर्ड्स दे, राइट, मुझे शाबाशी दे, राइट। सो इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं मेरा जो पर्सपेक्टिव है ऐसा सोचने का कि मैं कोई चीज को डिसलाइक करूंगी तो मुझे बहुत केयर एंड अटेंशन मिले, मेरा सर दर्द हो मुझे बहुत ज्यादा केयर एंड अटेंशन ना मिले, तो इससे क्या होगा, इससे मैं थोड़ा सा तो डिसहार्टेंड हो जाऊंगी, बट कहीं ना कहीं मेरा जो बिहेवियर है वो चेंज होगा। मेरा जो सबकॉन्शियस माइंड ऐसा सीख लिया था कि भाई मुझे केयर अटेंशन मिलेगा, वो ना मिले, एंड साथ में मुझे क्लास अटेंड करने पे केयर एंड सपोर्ट मिले, या फिर मेरा मुझे रिवॉर्ड मिले, देन क्या होगा कि मेरा जो गलत आदत है जो मैंने पकड़ ली थी या गलत चीजें मेरे दिमाग ने ऑटोमेटिकली लर्न कर ली थी, वो जो गलत बिहेवियर है या फॉल्टी बिहेवियर है वो कहीं ना कहीं चेंज होगा, राइट। सो दिस इज द वन एग्जाम्पल विच आई एम गिविंग, जिससे तुम थोड़ा सा कनेक्ट कर पाओगे। ऐसा भी होता है कि बच्चे जो है वो स्कूल नहीं जाने के लिए कुछ बहाने करते हैं, कुछ बच्चे होते हैं वो बहाना नहीं करते हैं, उन्हें एक्चुअल में कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, राइट। सो क्यों हो रही होती है, आई होप दिस साइकोलॉजी इज क्लियर बिहाइंड ऑल दीज थिंग्स। सो आई होप दिस इज क्लियर कि इसमें मेथड ऑफ ट्रीटमेंट में आई होप इट इज क्लियर कि भाई मैल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या होता है, एंटीसीडेंट फैक्टर्स क्या होता है, मैल फंक्शनिंग मेंटेनिंग फैक्टर्स क्या होते हैं। देन साथ में जो थेरेपिस्ट यूज करते हैं एंटीसीडेंट ऑपरेशंस एंड कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशंस, जहाँ पे डाउट हो जाते हैं, बहुत इजी था, कुछ था नहीं यहाँ पे। अब तुम इन सबको रीड करोगे, यहाँ पे बच्चे का एग्जांपल दिया हुआ कि भाई बच्चा जो है उसने गलत आदत पकड़ ली कि भाई उसको खाना डिनर के टाइम पे वो खाना फिनिश नहीं करता है, तो उसको क्या किया जाए कि भाई उसका लंच का टाइम पे उसका खाना कम कर दो, ओके। साथ में डिनर के टाइम पे जब वो डिनर अपना पूरा फिनिश करे तो उससे फिर रिवॉर्ड दो, उसे एनकरेज करो, राइट। सो इससे क्या होगा, बच्चा जो है प्रेज करो उसे, तो फिर क्या करेगा, वो डिनर फिनिश अक्सर वो करना शुरू कर देगा, राइट। सो ये तुम्हें बताया हुआ है कि इससे कंसिक्वेंस को चेंज करो, मतलब उसे प्रेज करना चालू करो, एंड एंटीसीडेंट मतलब जो कॉज है उस पर भी वार करो, यानी कि वो क्यों नहीं खा पा रहा है, क्योंकि लंच ज्यादा कर ले रहा है, स्नैक्स ज्यादा कर ले रहा है, तो वो उस पर अटैक करो, राइट। सो कुछ था नहीं, बहुत ईजी था, फुद्दू सा था, क्लियर हो गया आई होप, राइट। नेक्स्ट है हमारा बिहेवियरल टेक्निक्स। अब मैंने बताया कि भाई टेक्निक्स होते हैं, जैसे साइकोडायनेमिक प्रॉब्लम भी है तुम्हें, साइकोडायनेमिक प्रॉब्लम के अगर तुम्हें इंट्रासाइकिक कॉन्फ्लिक्ट्स तुम्हारे अंदर है तो मैंने चूज किया कि तुम्हें साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट देना होगा। अब साइकोडायनेमिक ट्रीटमेंट के अंदर काफी सारे टेक्निक्स होते हैं, वैसे ही बिहेवियर प्रॉब्लम है तुम्हें, फॉल्टी बिहेवियर तुम लोगों ने लर्न कर ली है, तो फिर बिहेवियर टेक्निक्स होते हैं, बिहेवियरल डिफरेंट टाइप्स के बिहेवियरल टेक्निक्स होते हैं जिसके थ्रू मैं तुम्हें ट्रीट करूंगी। जैसे एक है तुम्हारा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट एंड एक है तुम्हारा एवर्सिव कंडीशनिंग, जहाँ पे थोड़ा सा डाउट हो जाता है, दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है। उससे पहले ये जान लो कि भाई बिहेवियरल टेक्निक में हम क्या करते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जो तुम्हारी बिहेवियर में प्रॉब्लम आ जाती है उसे हम सॉल्व करें, राइट, थ्रू रीइंफोर्समेंट या फिर थ्रू डिफरेंट काइंड ऑफ थ्रू रिवॉर्ड्स और पनिशमेंट और थ्रू रीइंफोर्समेंट्स एक्सेट्रा। अब यहाँ पे अगर हम बात करें कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट इज हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम एवर्सिव कंडीशनिंग। सो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम क्या कर रहे होते हैं ना, कि हम एक नेगेटिव फीलिंग से बचने के लिए कोई बिहेवियर कर रहे होते हैं, राइट।
अगर मैं चाहती हूँ कि तुम इस तरीके से बिहेव करो तो मैं तुम्हें नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दूंगी। मतलब मैं, जैसे फॉर एग्जांपल तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो, अब तुम अपना होमवर्क नहीं कर रहे हो और मैं चाहती हूँ कि तुम अपना होमवर्क करो, तो जिसकी वजह से मैं क्या करूंगी, मैं तुम्हें डांटूंगी। अब तुम्हें मैं डांट रही हूँ तो तुम्हें बहुत बुरा लग रहा है। अब ये बुरा लग रहा है तो इस अनप्लीजेंट फीलिंग को हटाने के लिए तुम क्या करोगे, अपना होमवर्क कर लोगे, राइट? to avoid the scolding. So what it is negative reinforcement. एक होता है तुम्हारा aversive conditioning. Aversive conditioning में क्या होता है ना कि यहाँ पे तुम्हें undesired कोई unwanted behavior है, जैसे फॉर एग्जाम्पल नेगेटिव reinforcement में मैं क्या कर रही हूँ, मैं चाहती हूँ कि तुम ऐसा बिहेव करो तो मैं तुम्हें नेगेटिव reinforcement दे रही। aversive conditioning में क्या होता है ना, aversive conditioning में मैं चाहती हूँ कि कोई तुम बिहेवियर सीख लिए हो, खराब बिहेवियर तुम सीख लो, जैसे तुम स्मोक करते हो या फिर तुम कोई पर्सन है जो ड्रिंक करता है, ओके, सो मैं चाहती हूँ कि वो ड्रिंक करना छोड़ दे, वो स्मोकिंग करना छोड़ दे, तो जिसकी वजह से मैं क्या करूंगी, मैं उसे अनप्लीजेंट थिंग दूंगी। मैं उसके जैसे फॉर एग्जांपल अगर वो अल्कोहल कंज्यूम कर रहा है तो मैं उसे कोई ऐसा दवाई उसके खाने में मिला दूं जिसकी वजह से जब भी वो अल्कोहल पिए तो उसे वॉमिटिंग हो, राइट? सो ये होता है अवर्सिव कंडीशनिंग के अंदर, जहां पे मैं क्या कर रही हूँ, कोई बिहेवियर तुम लोगों ने, कोई गलत बिहेवियर तुम लोगों ने सीख लिया है, मैं उसे ठीक करती हूँ। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में मैं क्या कर रही होती हूँ, मैं तुम्हें नेगेटिवली रीइंफोर्स कर रही हूँ ताकि तुम क्या करो, अपने बिहेवियर को सही करो। तो यहाँ पे तुम अपने अनप्लीजेंट थिंग को हटाने के लिए कोई एक बिहेवियर परफॉर्म कर रहे होते हो, डिजायर्ड बिहेवियर कर रहे होते हो। सो आई होप that negative reinforcement and aversive conditioning is clear to you, right? So negative reinforcement is जहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ ऐसा कर रहे होते हैं to escape discomfort, and aversive conditioning में तुम क्या कर रहे हो, हम क्या कर रहे होते हैं, feel discomfort to stop ड्रिंकिंग। यानी कि यहाँ पे हम क्या कर रहे होते हैं, उस पर्सन को वॉमिट करा रहे होते हैं ताकि वो क्या करे, वो ड्रिंकिंग छोड़ दे। तो यहाँ पे हम क्या करा रहे हैं, उसे डिस्कम्फर्ट फील करा रहे हैं टुवर्ड्स दैट थिंग विच ही और शी इज कंटिन्यूसली डूइंग दैट बिहेवियर, राइट? सो आई होप दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर टू यू, राइट? तो एक बार थम्स अप कमेंट सेक्शन में जरूर देना। नेक्स्ट है हमारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। सबको पता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट मतलब कि जैसे तुम लोगों ने, कोई बच्चा है उसने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया तो उसे शाबाशी दी, उसको चॉकलेट्स दें, उसके फेवरेट, राइट? तो ये हो गया तुम्हारा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। नेक्स्ट होता है टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी मतलब कोई बच्चा है जिसने कुछ गलत आदतें पकड़ रखी हैं, जैसे वो बातें नहीं मानता है, वो अपना होमवर्क टाइम पे फिनिश नहीं करता है, वो लंच नहीं करता, डिनर नहीं करता, बोलने पे वो बिल्कुल बात नहीं सुनता, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, टोकन इकोनॉमी। टोकन इकोनॉमी में मैं क्या करूंगी ना, जब जब वो मेरी बात सुनेगा मैं उसे एक टोकन दूंगी। जब जब वो अपने काम को ठीक से करेगा, जैसे फॉर एग्जांपल उसने अपना होमवर्क कर लिया, ओके, उसने लंच टाइम पे कर लिया, तो अब मैं क्या करूंगी, उसे एक एक टोकन दूंगी। एंड लेट्स सपोज उसने टारगेटेड टोकन अचीव कर लिया, लेट्स सपोज इट वाज 10, सो उसने 10 अचीव कर लिया टोकन, तो अब इस टोकन के बदले मैं उसे उसका रिवॉर्ड दूंगी। रिवॉर्ड मतलब हो सकता है उसे उसके फेवरेट प्लेस पे ले जाऊं या फिर उसे चॉकलेट दे दूं, एक्सेट्रा। नेक्स्ट इज योर डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। यहाँ पे थोड़ा सा डाउट रह जाता है तो इसे ध्यान से सुनना है। डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है ना कि अगर तुम कोई अनवांटेड बिहेवियर कर रहे हो तो मैं तुम्हें अवॉइड कर दूंगी, एंड कोई वांटेड बिहेवियर है तो उसके लिए मैं तुम्हें अवॉर्ड दूंगी। जैसे यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि एक बच्ची है जो रो रही है, चिल्ला रही है सिनेमा देखने के लिए, तो मैं उसे इग्नोर कर दूंगी, राइट? एंड अगर वो रिक्वेस्ट करी है, अच्छे से पूछ रही है मेरे से, तो मैं उसे सिनेमा देखने ले जाऊंगी। तो इससे क्या होगा कि वो सीखेगी कि उसे रोना चिल्लाना नहीं है पर पूछना है, वो भी पोलाइटली, राइट? सो अनवांटेड बिहेवियर करे तो उसे इग्नोर मार दो, एंड वांटेड बिहेवियर करे तो उसे एक्सेप्ट करो उसकी डिमांड को, राइट? सो यहाँ पे हम देखते हैं पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट देना फॉर द वांटेड बिहेवियर एंड नेगेटिव रीइंफोर्समेंट देना तब फॉर अनवांटेड बिहेवियर। सो आई होप दिस इज क्लियर। ये होता है हमारा डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट। क्लियर? बहुत इजी था। नेक्स्ट होता है हमारा एक दूसरा बिहेवियर टेक्निक विच इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जिसको किसने दिया था? दिस टेक्निक वाज डेवलप्ड बाय वॉल्फ। इस टेक्निक को यूज करते हैं हम टू ट्रीट फोबियाज या फिर इरैशनल फियर्स। बहुत से लोगों को एक डर होता है फ्रॉम कॉकरोचेस, और डर लगता है फ्रॉम क्लोज स्पेसेस, या फिर डर लगता है, एक क्या बोलते हैं, हाइड्रोफोबिया होता है जिसमें उससे उन लोगों को वाटर से डर लगता है। तो उसमें हम क्या करते हैं, इस टाइप की प्रॉब्लम्स, इस टाइप की फोबियाज को डील करने के लिए हम सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन का यूज करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहले मैं क्या करूंगी, मैं अगर थेरेपिस्ट हूं तो सबसे पहले मैं अपने पेशेंट के साथ एक मॉडल, एक हायरार्की बनाऊंगी। उस हायरार्की में सबसे ऊपर मैं लिखूंगी उस फियर को जिससे उसे सबसे कम डर लगता है,
एंड उस फियर को एंड में लिखूंगी जिससे उसे सबसे ज्यादा डर लगता है। तो इस टाइप में मैं एक हायरार्की अरेंज करूंगी। इसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं एक प्रोसेस मैं सेशंस लूंगी। सेशंस में मैं क्या करूंगी, मैं अपने क्लाइंट को बोलूंगी कि भाई जिस चीज से तुम्हें कम डर लगता है सबसे पहले वो सोचो। अब धीरे धीरे मैं क्या करूंगी, उससे सबसे कम इससे डर लगता है, फिर इससे डर लगता है, फिर इससे डर लगता है, तो एक एक करके मैं क्या करूंगी, सिस्टमैटिकली उसके हर फियर्स को डील करने की कोशिश करूंगी, हर फीलिंग को या हर फियर्स को, हर फोबियाज को कंट्रोल में लाने की कोशिश करूंगी। यहाँ पे हमारा रिलैक्सेशन टेक्निक का इंपॉर्टेंट रोल होता है, जिसके बारे में एक बॉक्स में क्लियरली समझाया हुआ है। कोई इंसान स्मोकिंग कर रहा होता है या फिर उसका फोकस अच्छा नहीं होता है, अटेंशन पे नहीं कर पाता है, या अल्कोहल कंज्यूम करने लग जाता है, तो इसका मेन रीजन होता है कि उसे एंजाइटी हो रही होती है, उसे डर लग रहा होता है किसी चीज का, राइट। सो इसके अंदर क्या होता है ना, हम इस बिहेवियर को ठीक करने के लिए बिहेवियर थेरेपी में हम देखते हैं कि एक रिलैक्सेशन प्रोसीजर होता है, जिसके अंदर या योग और रिलैक्सेशन टेक्निक होता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, मस्कुलर रिलैक्सेशन इंसान को प्रोवाइड करते हैं, या फिर यू कहो मेडिटेशन के थ्रू पेशेंट को शांत करते हैं। जैसे मैंने बताया सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, इसके अंदर मैं क्या करूंगी, मैं अपने पेशेंट को बोलूंगी कि भाई एक छोटा सा एग्जाम्पल, मैं अपने पेशेंट को बोलूंगी कि भाई तुम आंख बंद करो, तुम रिलैक्स हो जाओ, अपने शोल्डर्स एंड ऑल को, अपने बॉडी को पूरे तरीके से रिलैक्स करो, काम करो, राइट। एंड देन आफ्टर मैं बोलूंगी, मतलब एक रिलैक्सेशन प्रोसीजर करा रही हूँ मैं उसे, एंड देन मैं बोलूंगी कि भाई अब तुम इमेजिन करो उस चीज के बारे में जिससे तुम्हें डर लगता है बहुत ज्यादा, तो वो तुम उस सिचुएशन के बारे में सोचो। लेट्स सपोज तुम्हें वाटर से डर लगता है, तो वाटर को इमेजिन करो कि तुम स्विमिंग पूल में हो या वाटर के आसपास हो। तो अब क्या होगा कि वो वाटर को देख के बहुत ज्यादा डर जाएगा, तो मैं बोलूंगी कि भाई चलो कोई बात नहीं, रिलैक्स हो जाओ, फिर मैं उसको वापस से रिलैक्सेशन टेक्निक प्रोवाइड करूंगी, एंड देन आफ्टर मैं उसे वापस बुला लूंगी। तो मतलब एक दो बार ऐसे इंकाउंटर कराऊंगी वाटर से, तो धीरे धीरे उसका क्या होगा, रिलैक्सेशन प्रोसीजर के थ्रू जब हम अपनी क्या बोलूं मैं, जब मैं किसी चीज से डर रही होती हूँ ना, तो उस टाइम पे मेरे नेगेटिव थॉट्स आने लग जाते हैं, नेगेटिव थिंकिंग चालू हो जाती है, ओवर थिंकिंग चालू हो जाती है, राइट। जैसे मेरे को लेट्स सपोज अगर मुझे पानी से डर लगता है, तो मैं क्या करूंगी, जैसे मैं पानी को देखूंगी, बहुत सारे थॉट्स मेरे दिमाग में चलने लग जाएंगे कि कहीं मैं डूब गई तो ये होगा वो होगा, तो एंजाइटी होने लग जाती है, ओवर थिंकिंग होने लग जाती है। लेकिन सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, हम रिलैक्सेशन प्रोसीजर को दे रहे होते हैं, मतलब अपने क्लाइंट को रिलैक्स कर रहे होते हैं, उसके बिहेवियर पे ध्यान दे रहे होते हैं, और एट द स्पेसिफिक एट दैट टाइम पीरियड। तो इसमें क्या होता है ना कि हमारा पेशेंट जो है वो अपने माइंड पे कंट्रोल हासिल कर लेता है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, टीचिंग द माइंड टू स्टे काम व्हेन इट इज, जब वो पैनिक करना चालू कर देता है, तो जैसे ही वो अपने पानी को देखे तो वो थॉट्स उसके दिमाग में ना आए, पर वो रिलैक्स्ड रहे। तो इस वे में हम क्या करते हैं, हम अपने पेशेंट को अपने फियर से, अपने फोबिया से डील कराना सिखाते हैं। इसके अंदर हम देखते हैं रेसिप्रोकल, प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन होता है, जहाँ पे हम क्या देखते हैं, इट इज अ थ्योरी जो कि सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन में इस्तेमाल होती है। दो चीजें हैं, एक है तुम्हारा फियर जिससे तुम्हें बहुत ज्यादा डर लगता है, एंड अब मैं तुम्हें रिलैक्सेशन टेक्निक के थ्रू रिलैक्स करने की कोशिश कर रही हूँ। तो अब क्या होता है ना, साइकोलॉजी के हिसाब से दो फैक्टर्स एक साथ काम नहीं कर सकते हैं, राइट। तो जो जिसका स्पीड, मतलब अगर तुम्हें मैं अच्छे से रिलैक्सेशन टेक्निक प्रोवाइड कर रही हूँ, तो तुम अभी फुल्ली रिलैक्स्ड हो, एंड उस टाइम पे अगर तुम्हें मैं फोबिया के बारे में सोचवाऊँ, तो तुम्हारा क्या होगा ना कि तुम्हें डर कम लगेगा, राइट। तो एक फैक्टर एक टाइम पे एक्टिव होता है। तो अगर तुम फुल्ली रिलैक्स्ड हो, तो तुम एंशियस नहीं हो सकते, तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम ओवर थिंकिंग नहीं कर पाओगे। तुम फुल्ली रिलैक्स्ड हो, एंड अब तुम अपने फोबियाज के बारे में सोच रहे हो, सो इट विल नॉट affect you too much, right? So यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल में क्या होता है, इस प्रिंसिपल के थ्रू हम देखते हैं कि दो म्यूचुअली अपोजिंग फोर्सेस होते हैं एट द सेम टाइम, जिसकी पावर ज्यादा होगी वो तुम्हारे ऊपर असर करेगा। मतलब एंजाइटी प्रोवोकिंग सीन के बारे में तुम सोच रहे हो, और एट द सेम टाइम तुम रिलैक्स्ड हो बहुत ज्यादा, तो इससे क्या होगा, तुम्हारी जो एंजाइटी है उससे तुम ओवरकम कर पाओगे, ठीक है। तो उस टाइम पे तुम जब पानी को इमेजिन करो, अब तुम बहुत ज्यादा काम स्टेट में हो, एंड तुम अब पानी को इमेजिन करो, तो अब क्या होगा, तुम्हें डर नहीं लगेगा, तुम रिलैक्स्ड रहोगे, एंड इससे क्या होगा, धीरे धीरे तुम्हारा जो वाटर फोबिया है वो तुम उसे एनकाउंटर कर पाओगे, तुम उसे ओवरकम कर पाओगे। तो ये चीज यहाँ पे होती है। तो प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल जो है, इट इज जस्ट सिंपली अ थ्योरी जो कि काम करती है बिसाइड योर टेक्निक विच इज सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन। तो मैंने इतना बड़ा लेक्चर इसीलिए दिया, इतना बड़ा एग्जाम्पल इसीलिए दिया, बिकॉज यहाँ पे भी तुम्हें कंफ्यूजन हो जाती है। एंड स्पेसिफिकली अगर मैं बताऊँ ना, तो बिहेवियर टेक्निक में
टोकन इकोनॉमी, सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, यहाँ से केस बेसिस एंड एमसीक्यूज वगैरह आ जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए तुम्हें ये पूरा थ्योरी पता होना चाहिए, समझा हुआ होना चाहिए, दिमाग में रटा हुआ होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है तुम्हारा मॉडलिंग, एक दूसरा टेक्निक। मॉडलिंग में क्या होता है ना कि अगर मेरा कोई रोल मॉडल है तो मैं उसे क्या करूंगी, मैं उसकी आदतों को कॉपी करूंगी, उससे चीजें सीखूंगी, राइट। अगर मेरा यहाँ पे थेरेपिस्ट यानी कि मैं तुम्हारी रोल मॉडल हूँ तो तुम मुझसे सीखोगे, मैं जैसे बिहेव करूंगी, जैसे चीजें करूंगी वैसे ही तुम मुझे कॉपी करोगे, राइट। सो ये सारी चीजें होती हैं। नेक्स्ट है तुम्हारा कॉग्निटिव थेरेपी। सो टिल हियर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट बिहेवियरल थेरेपी। नेक्स्ट वी विल बी डिस्कसिंग अबाउट कॉग्निटिव थेरेपी। कॉग्निटिव थेरेपी की बात करूँ तो इस थेरेपी की क्यों जरूरत पड़ जाती है मैम? इस थेरेपी की तब जरूरत पड़ जाती है जब मेरे थॉट प्रोसेस गड़बड़ा जाते हैं, जब मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने लग जाती हूँ। बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचने की वजह से मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है, डिस्ट्रेस हो जाता है, जिसकी वजह से ये जो डिस्ट्रेस बहुत लंबे टाइम तक रहता है ना, डिस्कम्फर्ट बहुत लंबे टाइम तक होता है, नेगेटिव थॉट्स मेरे दिमाग में बहुत टाइम तक चल रहे हैं, तो इससे मुझे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने के चांसेस होते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर हम लोग मेनली यहाँ पे डिस्कस करेंगे दो चीजों के बारे में, एक है हमारा RET और एक है हमारा दूसरा थेरेपी विच इज गिवन बाय एरन बेक। ओके, ही इज थेरेपी या इनकी थेरेपी को बोलते हैं हम थ्योरी ऑफ साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस। ओके, सो RET की बात करें तो RET इज रैशनल इमोटिव थेरेपी विच इज गिवन बाय एल्बर्ट एलिस। नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, MCQs के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, इरेशनल बिलीफ्स पे अटैक कर रहे होते हैं। इसके अंदर आता है हमारा ABC टेक्निक, या यू कहो ABC एनालिसिस। एक्चुअली ABC एनालिसिस में हम देखते हैं एंटीसीडेंट, मतलब कॉज पर अफेक्ट करेंगे कि भाई तुम्हारा थॉट ऐसा हुआ कैसे, उस थॉट के रीजन पे अटैक करेंगे। नेक्स्ट है बिलीफ, कि वो बिलीफ क्या है जिसकी वजह से तुम्हें डिस्ट्रेस हो रहा है, एंड कॉन्सिक्वेंस, उस बिलीफ की वजह से तुम्हारे जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं उस पे मैं अटैक करूंगी। तो मैं ABC एनालिसिस के अंदर, RET के अंदर ही ABC टेक्निक होता है, एंड ABC टेक्निक के थ्रू मैं तुम्हारे तीनों पर अटैक करूंगी, तुम्हारे एंटीसीडेंट कॉज पे, तुम्हारे बिलीफ पे, एंड तुम्हारे बिलीफ की वजह से जो तुम नेगेटिव इमोशंस फील कर रहे हो उस पे मैं अटैक करूंगी। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड स्टेप बाय स्टेप कि मैं कैसे अटैक कर रही हूँ। एंटीसीडेंट इवेंट्स, जो इवेंट्स है जिसकी वजह से तुम नेगेटिव सोचना चालू किए हो, उस इवेंट को मैं समझने की कोशिश करूंगी, तुम्हारे पास्ट के बारे में जानूंगी कि भाई ये तुम्हें क्या लगता है, तुम्हारी ऐसी नेगेटिव फीलिंग कहाँ से आई। तुमसे बात करूंगी, देन तुम्हारे पेरेंट्स से बात करूंगी, तुम्हारे फैमिली मेंबर्स से बात करूंगी। सो मुझे कहीं ना कहीं से अंदाजा लगेगा तुम्हारे एंटीसीडेंट इवेंट्स के बारे में, जहां से मुझे पता चलेगा कि क्या कॉज है जिसकी वजह से तुम्हें ये साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होना चालू हुआ। दूसरा मैं क्या करूंगी, मैं तुम्हारे इरेशनल बिलीव्स को जानने की कोशिश करूंगी, यानी कि कौन से बिलीव्स हैं तुम्हें। बिलीव्स जनरली होते हैं मस्ट या शुड्स, कि मतलब ऐसा होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। जैसे कि तुम्हें लेट्स सपोज कि तुम्हें ऐसा भरोसा है कि भाई आई शुड बी लव्ड बाय एवरीवन एवरी टाइम। ओके, ऐसा तुम भरोसा करते हो कि भाई मुझे सब कोई प्यार करे, मुझे हर टाइम प्यार किया जाए, मुझे हर टाइम कोई ना कोई मुझे अटेंशन दे, मेरा ध्यान रखे, एक्सेट्रा। अब तुम ऐसा भरोसा करके रखे हो, या फिर तुम ऐसा भरोसा करते हो कि ह्यूमंस ही अपने प्रॉब्लम्स का कारण होते हैं। अब इस टाइप का बिलीफ तुम्हारे अंदर है तो अब तुम्हें प्रॉब्लम होगी। अगर तुम्हें कोई अटेंशन पे ना करे, तुम्हारा कोई ध्यान ना रखे, एक्सेट्रा, तब तुम्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तुम्हें बहुत बुरा लगेगा, तुम्हें बहुत खराब महसूस होगा जब तुम्हें कोई इग्नोर करेगा तो, राइट। सो दिस इज योर नेगेटिव बिलीफ। तो मुझे पता करना होगा दूसरे नंबर पे कि तुम्हारा क्या नेगेटिव बिलीफ है, तुम्हारा क्या नेगेटिव थॉट प्रोसेस है, राइट। एंड तीसरा होता है कॉन्सिक्वेंसेस। कॉन्सिक्वेंसेस मतलब क्या नेगेटिव इमोशंस तुम्हें या क्या नेगेटिव बिहेवियर्स तुम्हें हो रहा है। मतलब जब तुम्हें कोई इग्नोर करता है या जब तुम्हें कोई अटेंशन पे नहीं कर रहा होता है तो तुम कैसा फील करती हो। ओके, ये मैं तीसरे नंबर पे मैं ये जानने की कोशिश करूंगी। एंड फिर मैं आखिर में करूंगी क्या। सो ये चीजें मैं करूंगी थ्रू क्वेश्चन है, इसमें तुमसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, तुम्हारे कुछ इंटरव्यूज लूंगी, राइट। नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चन भी करूंगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं तुमसे पूछूंगी कि तुम्हें लगता है कि तुम्हें हर कोई you should be loved by everyone, so why you should be loved by everyone। क्यों तुम चाहते हो कि तुम्हें हर टाइम अटेंशन मिले, तुम्हें क्यों लगता है कि तुम्हें हर टाइम अटेंशन मिलना चाहिए। मतलब इनडायरेक्टली मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूंगी तो तुम सोचने पर मजबूर हो जाओगे कि मेरा ऐसा थॉट प्रोसेस क्यों होगी। जैसे फॉर एग्जाम्पल तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हें सब कोई प्यार करे, क्यों तुम्हें लगता है कि मतलब
तुम्हें ही सब कोई प्यार करेगा, मतलब ऐसा इनडायरेक्टली मैं क्वेश्चन पूछूंगी जिससे तुम क्या करोगे, तो अपने थॉट्स पे क्वेश्चन करोगे कि मैं ऐसा थॉट क्यों होल्ड करता हूँ, राइट। सो जिससे क्या होगा, धीरे धीरे एक स्टेप बाय स्टेप मैनर पे मैं तुम्हारे साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस को कम करने की कोशिश करूंगी, रिड्यूस करने की कोशिश करूंगी एंड रिप्लेस करूंगी विथ रैशनल थॉट्स एंड रैशनल बिलीव्स। क्लियर एवरीवन? अब आरईटी का एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं आरईटी को और अच्छे से, ओके। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट पे मूव करेंगे। सो इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है ना कि लेट्स सपोज मैं सबसे पहले जानने की कोशिश करूंगी कि तुम्हारी क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम्हें साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हुआ, क्या रीजन है जिसकी वजह से तुम्हारा नेगेटिव थॉट्स आने लगे एक्सेट्रा। सो मैं सबसे पहले जानूंगी कि क्या वो इवेंट था। तो तुम्हें मुझे पता चला कि भाई इवेंट था कि भाई एक बार तुम एग्जाम में एक यूनिट टेस्ट हुआ या तुम्हारा हाफ ईयरली हुआ जिसमें तुम फेल हो गए, लेट्स सपोज। सो दैट वाज द थिंग जिसकी वजह से तुम्हारा एक बिलीव तुमने होल्ड कर लिया कि भाई तुम्हारी जिंदगी बर्बाद है, तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम फेलियर हो, ऐसा बिलीव तुम्हारे अंदर आ गया, ठीक है। अब कॉन्सिक्वेंस, इसकी वजह से तुमने क्या किया, तुम डिप्रेस्ड हो गए, तुम होपलेस हो गए एंड तुमने पढ़ाई लिखाई सब करना छोड़ दिया। तुम बोले कि भाई मैं शादी वादी करूंगा, मुझसे पढ़ाई लिखाई नहीं होने वाली, मुझे नौकरी पकड़ा दो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब ये प्रॉब्लम है तुम्हारी, ओके। अब इस प्रॉब्लम पे अटैक कैसे कर सकते हैं हम? सबसे पहले मुझे पता चल गया कि भाई प्रॉब्लम का शुरुआत कहां से हुआ, तो अब मैं तुम्हारे बिलीफ पे अटैक करूंगी। दैट वाज एन इवेंट, ओके। बट इसका क्या गारंटी है कि तुम्हारी लाइफ में तुम कोई कुछ भी अचीव नहीं कर पाओगे, ठीक है। मैं एग्जाम्पल्स दूंगी, जैसे लाइफ में जैसे बहुत से ऐसे सक्सेसफुल लोग हैं करेंटली जिन्होंने अपने लाइफ में बहुत ज्यादा फेलियर देखा है। जैसे बेस्ट एग्जांपल है थॉमस एल्वा एडिसन का। इन्होंने क्या किया था, लाइट बल्ब का इन्वेंशन किया था। तो 100 टाइम इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सो 100 टाइम ही फेस्ड फेलियर्स। उन्होंने काफी बार लाइट बल्ब बनाने की कोशिश की, पर कितनी बार नहीं बना पाया, आखिर में वो सक्सेसफुल हुए, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं लाइट्स इतने सारे, राइट। सो आज के प्रेजेंट टाइम में तो उनका कितना बड़ा रोल था। तो इन्होंने फेलियर क्या डील नहीं किया था। सो लाइफ में बहुत से फेलियर्स लोगों को डील करने होते हैं। तो मैं तुम्हें एग्जाम्पल्स दूंगी, मैं तुम्हें एनकरेज करूंगी, जिससे तुम्हारा क्या होगा, तुम्हारा बिलीफ चेंज होगा, तुम अपने बिलीफ पे क्वेश्चन करोगे एंड जिससे कॉन्सिक्वेंस भी चेंज होगा। आप तुम बिलीफ पे क्वेश्चन करोगे, तुम सोचना चालू करोगे, तुम एनालाइज करोगे, हाँ मैम तो सही बोल रही हैं। तो अब क्या होगा, तुम्हारा कॉन्सिक्वेंस भी चेंज होगा, अब तुम्हारी थिंकिंग प्रोसेस भी चेंज होगी, अब तुम पॉजिटिव फील करना शुरू करोगे, एनर्जाइज होगे एंड वापस से पढ़ना लिखना शुरू करोगे, राइट। सो दिस इज द थिंग, दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल जिससे तुम, आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन कि भाई आरईटी क्या होता है, एबीसी एनालिसिस क्या होता है एक्सेट्रा। बहुत से टर्म्स है जिसके बीच में कंफ्यूजन हो जाता है, तो इसे ध्यान से सुनने की जरूरत है बस। क्लियर? अब नेक्स्ट हम बात करें एरन बेक की दी हुई थ्योरी की, तो इसमें आता है एक कोर्स स्कीमास। बच्चे जो हैं, ये शुरुआत बच्चों से होती है, बचपन से होती है। जब बच्चे जो हैं वो सुनते हैं कि भाई उनका इन्वायरमेंट ऐसा होता है कि उनको पेरेंट्स ऐसे हैं, उनके रिलेटिव्स ऐसे हैं, उनके फ्रेंड्स ऐसे हैं जो हमेशा डिस्करेज करते हैं उन्हें। तो बच्चे जो हैं वो ऐसा सोचने लग जाते हैं कि क्या मैं क्या बोलते हैं, आई एम नॉट वांटेड, मुझे कोई नहीं चाहता है, मैं अनवांटेड हूँ, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मुझे कोई केयर नहीं देता, मुझे कोई अटेंशन पे नहीं करता, मैं एक अनवांटेड चाइल्ड हूँ। इस टाइप का कोर स्कीमास बनने लग जाता है। कोर स्कीमास मतलब एक बिलीफ पैटर्न, एक सोचने का पैटर्न मुझ में आ जाता है। मैं नेगेटिव सोचना चालू कर देती हूँ कि भाई दुनिया एक खराब जगह है, मेरे पेरेंट्स मुझे नहीं चाहते हैं, राइट। ये फॉर्म होता है अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ में, राइट। देन धीरे धीरे क्या होता है, मैं नेगेटिव, मेरे साथ अगर नेगेटिव बिहेवियर हो, जैसे मैंने अभी रिसेंटली एक बच्चे की स्टोरी सुनी थी। उससे क्या हुआ ना कि मुझे सुनने में आया कि वो बच्चा जो है उसने सुसाइड कमिट किया है। तो अगेन सुसाइड इज नॉट समथिंग विच इज जो एवं ही हो जाता है, कोई भी बच्चा ऐसे ही कर लेता है। बहुत से कुछ होता है, बहुत एक चेन ऑफ इवेंट्स होता है जिसकी वजह से ऐसा लोग सोचते हैं, राइट। सो कहीं ना कहीं यहाँ पे कोर स्कीमास एंड ये जो एरन बेक की थ्योरी है वो तुम थोड़ा सा समझ पाओगे। सो बच्चे का स्टार्टिंग होता है चाइल्डहुड से। अब चाइल्डहुड में उसने कुछ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस किए होंगे, उसके फैमिली, उसके पीयर्स, उसके फ्रेंड्स ने उसे ऐसा कुछ ट्रीट किया होगा। फिर मैंने सुना ना कि उस बच्चे को स्कूल में बहुत खराब तरीके से ट्रीट किया जाता था। जैसे उसके फ्रेंड्स उसकी रैगिंग करते थे, उसके क्लासमेट्स उसकी रैगिंग करते थे, फ्रेंड्स उसे चिढ़ाते थे, टीचर्स उसको हर टाइम डांटती रहती थी। जैसे मैंने सुना कि उसकी टीचर्स उसे क्लास 5 से डांटती थी, फिर he came to 9th class and 9th class में if I'm not wrong he did suicide, right? So उसने पेरेंट्स से उसने क्या बोलूँ, अर्ली स्टेजेस से उसके अंदर नेगेटिव थॉट्स थे एंड ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो बढ़ते गए। जब उसके स्कूल में वो डिस्करेज हुआ, उसके अंदर फीलिंग आने लगी कि आई एम नॉट वांटेड, आई लुक वेरी बैड, नोबडी लव्स मी, आई एम स्टूपिड, आई विल नॉट सक्सीड। इस टाइप के थॉट्स धीरे धीरे बढ़ने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान को क्या होता है, डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स। इसका कोर्स स्कीमास का ये एक होता है
फंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स, जहाँ पे इंसान को नेगेटिविटी, मतलब सिर्फ नेगेटिव थॉट्स एंड नेगेटिव थॉट्स जो है वो बहुत ज्यादा अंदर में बनने लग जाते हैं, जिसकी वजह से इंसान जो है वो इस टाइप के गलत फैसले ले लेता है, ऑफ सुसाइड एंड एक्सेट्रा। सो यहाँ पे हम देखते क्या है कि जो हमारे इस टाइप के जो थॉट्स होते हैं ना, जो नेगेटिव थॉट्स हैं, बार 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 अगर तुम्हें हो रहा है तो इस नेगेटिव थॉट से तुम्हें एंजाइटी हो जाती है, इंसान को डिप्रेशन हो जाता है, जिसकी वजह से वो गलत स्टेप्स ले रहा होता है, या फिर उसके अंदर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होने लग जाता है उसे, राइट। सो उस बच्चे को मैंने सुना भी था लाइक कि उस बच्चे को कुछ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई थी, वो पढ़ाई ठीक से नहीं कर पाया था, उसे कुछ समझ में नहीं आया था, बहुत ज्यादा शांत हो गया था, किसी से बात नहीं करता था, एक्सेट्रा, राइट। सो इस बच्चे के एग्जाम्पल से तुम समझ रहे हो कि ये प्रॉब्लम हो कैसे रहा है, कोर स्कीमास क्या है, डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स क्या है, एंजाइटी डिप्रेशन कैसे इन सारे डिस्टॉर्टेड थिंकिंग की वजह से इमर्ज हो रहे हैं। तो अब थेरेपिस्ट क्या करेगा, थेरेपिस्ट जो है अगर बच्चे को थेरेपिस्ट के पास ले जाया जाए तो थेरेपिस्ट जो है उसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऐसे जैसे फॉर एग्जाम्पल यू आर थिंकिंग कि नोबडी लव्स मी, तो थेरेपिस्ट इनडायरेक्टली क्वेश्चन करेगा उसके बिलीफ पे कि व्हाई शुड एवरीवन लव यू, एंड व्हाट इफ दे विल नॉट लव यू, यू विल स्टॉप लविंग योरसेल्फ, राइट। सो इस टाइप के इनडायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिससे उसका नेगेटिव जो ऑटोमेटिक नेगेटिव थॉट पैटर्न से उस पर क्वेश्चन जाएगा, जिससे वो सोचना चालू करेगा कि भाई हाँ, अगर मुझसे कोई प्यार नहीं करेगा तो क्या 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 हो जाएगा, राइट। सो इस टाइप के उसके कॉग्निशन, उसके कॉग्निटिव पैटर्न्स पे अगर मैं क्वेश्चन करूं तो फिर वो सोचना चालू करेगा, एंड देन अल्टीमेटली होगा क्या कि उसके थॉट पैटर्न्स, उसके बिलीफ पैटर्न्स में चेंजेस आना शुरू हो गया। अब भाई किसी के थॉट को, किसी के कोर स्कीमास को चेंज कर पाना, इट इज डिफिकल्ट डेफिनेटली, बट इट कैन बी डन थ्रू नॉट ओनली द थेरेपिस्ट बट ऑल्सो उसका एनवायरमेंट को भी थोड़ा ठीक होना होगा, उसके पेरेंट्स को समझना, इतना समझदारी होना चाहिए। सो काफी सारे अलग फैक्टर्स भी हैं, बट मेनली दिस मच आई होप इज इनफ। तो यही है कि भाई थेरेपिस्ट जो है वो उसके थॉट्स, इसके बिलीफ पैटर्न पे धीरे धीरे चेंजेस लाने की कोशिश करता है, राइट, जिससे उसका जो थॉट पैटर्न है वो इम्प्रूव होता है, एंड एंजाइटी डिप्रेशन की जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व होती है, एंड अल्टीमेटली वो ठीक हो जाता है, राइट। नेक्स्ट है हमारी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। सो भाई बिहेवियर थेरेपी क्लियर है, बिहेवियर टेक्निक्स हम लोगों ने डिस्कस किया, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। सो आई होप एवरीथिंग इज क्रिस्टल क्लियर, राइट। सो अब डिस्कस करते हैं कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, जिसको हम सीबीटी के नाम से जानते हैं। व्हाट इज इट? नाम से पता चल रहा है कॉग्निशन एंड बिहेवियर पे हम फोकस करने वाले हैं। अब बायो सोशल अप्रोच होता है। बायो सोशल अप्रोच मतलब कि मैं सबसे पहले बायोलॉजी पे फोकस करूंगी, मतलब सबसे पहले मैं तुम्हें रिलैक्सेशन प्रोसीजर के थ्रू रिलैक्स करूंगी तुम्हें बायोलॉजिकली। फिर दूसरा मैं क्या करूंगी, मैं बिहेवियर थेरेपी एंड कॉग्निटिव थेरेपी दूंगी, यानी कि तुम्हारे बिहेवियर को मैं सबसे पहले मैं तुम्हारे थॉट पैटर्न्स को देखूंगी कि भाई तुम्हारे थॉट्स कहाँ से खराब होना शुरू हुए, क्या रीजन है, उसके बाद तुमने गलत बिहेवियर सीखा तो कैसे सीखा, क्यों सीखा, उसके बाद मैं तुम्हारे बिहेवियर पर अटैक करूंगी, एंड देन फिर आखिर में मैं तुम्हारे सोशल रेलम यानी कि तुम्हारे इन्वायरमेंट पे मैनिपुलेशन करूंगी, यानी कि तुम्हारा इन्वायरमेंट सीख करूंगी, तुम्हारे पेरेंट्स एंड फैमिली से बात करूंगी, आई विल ट्राई टू इम्प्रूव दैट इन्वायरमेंट फॉर यू, राइट। सो दिस इज द होल थिंग, जो कि तुम्हारा कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी सीबीटी में किया जाता है। सीबीटी जो है वो अभी तक का मोस्ट शॉर्ट भी है, साथ में बहुत ज्यादा इफेक्शियस ट्रीटमेंट भी है, जो कि बहुत ज्यादा वर्ल्ड वाइड यूज हो रहा है साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए, जैसे फॉर एग्जांपल एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक्स, बॉर्डरलाइन पर्सनालिटी एक्सेट्रा। इस टाइप की प्रॉब्लम्स के लिए सीबीटी का इस्तेमाल किया जा रहा है। नेक्स्ट है तुम्हारा ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी। ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी में क्या होता है ना कि साइकोलॉजिकल डिस्ट्रेस होता है बिकॉज ऑफ एलियनेशन। तुम बहुत अकेला फील करने लगे हो, बहुत टाइम से तुम अकेला फील कर रहे हो, तुम अपनी प्रॉब्लम्स किसी से शेयर नहीं करते हो, यू डोंट ट्रस्ट देम, और यू डू हैव सम अदर प्रॉब्लम्स। इनएबिलिटी टू फाइंड मीनिंग्स इन लाइफ, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम बस जिए जा रहे हो, तुम्हारी लाइफ में कोई गोल नहीं है, तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि तुम जिंदा हो क्यों, क्या कारण है, तुम्हें करना क्या है, तुम्हें कुछ समझ नहीं आ रहा है। जेन्युइन फुलफिलमेंट, तुम्हें लाइफ का कोई पर्पस ही नहीं है, राइट। साथ ही में एक और प्रॉब्लम है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन की, तुम अपने बेसिक नीड्स को फुलफिल नहीं कर पा रहे हो, जैसे तुम्हारा सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस, तुम्हारी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिससे तुम जिससे तुम अटैच्ड हो, और यू आर नॉट गेटिंग प्रॉपर अटेंशन एंड लव एंड केयर, राइट। तुम पर्सनली डेवलप नहीं हो पा रहे हो, राइट। तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी इन्वायरमेंट, तुम्हारी इन्वायरमेंट तुम्हारे पक्ष में नहीं है, राइट। इट इज ऑल्सो सच दैट इज स्टॉपिंग यू फ्रॉम योर डेवलपमेंट, राइट। सो ये सारी प्रॉब्लम्स होती है जिसकी वजह से
इंसान को ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी की जरूरत पड़ती है। जब तुम्हारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नहीं हो रहा है, जैसे मैंने बताया था, जैसे फॉर एग्जांपल तुम्हारी बेसिक नेसेसिटी, जैसे कि तुम्हें खाना नहीं मिल रहा है, पानी की प्रॉब्लम हो रही है, राइट, या तुम्हारा कोई गोल है जिसे तुम पूरा नहीं कर पा रहे हो, तुम चाहते हो कि मेरे टेस्ट में इतने नंबर आए, पर ऐसा नहीं हो पा रहा है, तुम कितना भी कोशिश करो, तो इससे क्या हो रहा है, तुम्हें डिस्ट्रेस होने लग जाता है। जब तुम्हारी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, तुम्हारी पर्सनल ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो इससे क्या होता है ना कि इमोशनल एक्सप्रेशन, तो जब तुम्हें इस टाइप की प्रॉब्लम्स है, तो तुम्हारा इमोशनल एक्सप्रेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्री इमोशनल एक्सप्रेशन होना बहुत जरूरी है। यहाँ पे होता क्या है ना कि तुम्हारी फैमिली या फिर सोसाइटी जो है वो तुम्हारे इमोशंस को एक्सप्रेस ना होने दे रही हो, यानी कि तुम जिस तरीके, तुम्हें मतलब ऐसे ही तुम्हें पागल बोल दे, या फिर तुम्हें तुम्हारे इमोशंस को समझ ना पाए, एग्जैक्टली तुम्हें समझ नहीं पा रही हो, तुम्हारे अंदर जो चीजें हो रही हैं उसे जज कर रही हो तुम्हें, जिसकी वजह से तुम्हारे अंदर नेगेटिव इमोशंस एंड थॉट्स जनरेट हो रहे हैं, राइट। तो अब इस टाइम पे तुम्हें क्या चाहिए, अब तुम्हें एक प्रॉपर अटेंशन, केयर चाहिए ही, साथ में तुम्हें एक ऐसा एनवायरनमेंट चाहिए जहाँ पे एक कोई ऐसा पर्सन चाहिए जिससे तुम अपनी प्रॉब्लम्स को शेयर कर पाओ, तुम कैसा फील कर रहे हो, ये सारी चीजें बता पाओ, अपने इमोशंस को बता पाओ, राइट। तो यहाँ पे होता है हमारे थेरेपिस्ट, जो कि क्या करते हैं, फैसिलिटेटर की तरह काम करते हैं, गाइड की तरह काम करते हैं। वो बताते हैं, वो सबसे पहले तो अपने यानी कि मैं अगर थेरेपिस्ट हूँ तो मैं सबसे पहले तुम्हारी बात सुनूंगी, तुम्हें जानने की कोशिश करूंगी, समझने की कोशिश करूंगी, एंड मैं तुम्हें गाइड भी करूंगी साथ में कि तुम्हें आगे करना क्या है। मतलब मैं यहाँ पे फोकस करूंगी कि तुम अवेयर हो अबाउट योर फीलिंग्स, अबाउट योर इमोशंस, तुम ऐसी क्या चीजें हैं जैसे तुम्हें हेल्प करूं, तुम्हें डायरेक्शन दूं कि तुम अपने लाइफ के गोल्स को जान पाओ, अपने गोल्स को जान पाओ, राइट, अपने लाइफ के मीनिंग को समझ पाओ। ये मेरा रोल होगा एज अ थेरेपिस्ट, जिसके थ्रू तुम्हारा पर्सनल डेवलपमेंट होगा, साथ में तुम्हारा सेल्फ ग्रोथ भी होगा। यहाँ पे मेन अगेन ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी में मेन रोल तुम्हारा होगा कि तुम अपने पर्सनल फीलिंग्स, अपने पर्सनल ग्रोथ पे काम कर सको, मतलब अपने पर्सनल फीलिंग्स को, अपने गोल्स एंड अपने वैल्यूज ऑफ लाइफ को खुद समझ पाओ। तो मैं तुम्हें सिर्फ गाइड करूंगी, फैसिलिटेट करूंगी, मेन काम तुम्हारा होगा, मेन काम क्लाइंट का होता है इसमें ह्यूमनिस्टिक एक्सिस्टेंशियल थेरेपी में। नेक्स्ट है तुम्हारा एक्सिस्टेंशियल थेरेपी, विच इज गिवन बाय, जिसके अंदर आता है तुम्हारा लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी इज गिवन बाय विक्टर फ्रैंकल, याद रखना, ही वाज अ साइकेट्रिस्ट एज वेल एज न्यूरोलॉजिस्ट ऑल्सो। अब तुम पूछोगे मैम ये लोगोथेरेपी क्या है, सो लोगोथेरेपी इज नथिंग, इज जस्ट अबाउट कि एक्सिस्टेंशियल थेरेपी मतलब क्या, कि तुम अपने लाइफ के एग्जिस्टेंस को समझ नहीं पा रहे हो, तुम क्यों जिंदा हो, तुम्हें क्या करना है, एक्सेट्रा, ये तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन है, देन यू नीड लोगोथेरेपी। लोगोथेरेपी में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली इंसान को हेल्प करते हैं, पेशेंट को हेल्प करते हैं टू नो द मीनिंग, तुम अपनी लाइफ का मीनिंग बनाओ, तुम्हारी लाइफ का एक पर्पस मैं तुम्हें दे दूं, राइट। इसमें हम लोग क्या देखते हैं कि क्लाइंट जो है वो एक स्पिरिचुअल ट्रुथ जानने की कोशिश कर रहा होता है, मतलब अनकॉन्शियस उसके डिजायर्स, अनकॉन्शियस उसके वैल्यूज, राइट, ये इन सब चीजों पे ध्यान देते हैं। एक होता है स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस। स्पिरिचुअल अनकॉन्शियस जो है वो एक स्टोर हाउस होता है ऑफ लव, एस्थेटिक, वैल्यूज एक्सेट्रा। अब हमारे लाइफ में क्या होता है ना, कुछ ऐसी एंजाइटीज होते हैं जिसे हम कहते हैं न्यूरोटिक एंजाइटीज। न्यूरोटिक एंजाइटीज कब आती हैं, जब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, फिजिकल प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल एस्पेक्ट, मतलब वही है जैसे मैं बता रही हूँ कि मैं अपनी लाइफ का मीनिंग नहीं समझ पा रही हूँ, पर्पस नहीं समझ पा रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे डिस्ट्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से मुझे टेंशन हो रहा है, तो दैट इज योर न्यूरोटिक एंजाइटीज, ओके, जिसमें मैं लाइफ की मीनिंग को समझ ही नहीं पा रही हूँ और जिसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम्स होती जा रही हैं। तो अब क्या होगा, गोल ऑफ हमारी लोगोथेरेपी यहाँ पे आती है। गोल ऑफ लोगोथेरेपी क्या है, इज टू हेल्प, कि हम अपने पेशेंट को बता पाए कि उसके लाइफ का मीनिंग क्या है, साथ में लाइफ के हर सिचुएशंस में उसे ऑप्टिमिस्टिक रख सकें, यानी कि उसे पॉजिटिव रख सकें एक्सेट्रा, ये भी हमारा गोल होता है। तो यहाँ पे हम देखते हैं क्या कि थेरेपिस्ट जो है वो अपने लाइफ इवेंट्स को शेयर करता है, वो शेयर करता है कि उसने अपने लाइफ का मीनिंग कैसे ढूंढा, वो शेयर करता है अपनी फीलिंग्स को, अपनी वैल्यूज ऑफ लाइफ को, जिससे क्या होता है कहीं ना कहीं पेशेंट को हेल्प मिलता है कि भाई मेरे लाइफ का मीनिंग शायद ये हो सकता है, वैल्यूज ये हो सकते हैं। इसमें हम क्या देखते हैं कि भाई हम अपने पेशेंट को इतना गाइड कर दे कि वो इतना ट्रेंड हो जाए कि वो अपने लाइफ के अलग अलग, मतलब अब कितनी भी खराब परिस्थिति क्यों ना हो जाए, वो निराश ना हो, वो परेशान ना हो, अपने अपने गोल को टारगेट में रखे एंड वो अपने हर प्रॉब्लम्स को डील कर पाए इन अ पॉजिटिव वे, राइट, नॉट टू गिव, नेवर गिव अप वाली एटीट्यूड बना ले। सो दिस इज
whole thing which we see in logotherapy. Next है हमारा client centered therapy. Client centered therapy में हम क्या देखते हैं, नाम से ही पता चल रहा है client पे center होता है हमारा, right? So it is given by Carl Roger, again very very important. ये नाम याद रखना, कौन सा थेरेपी किसने दिया था, लोगोथेरेपी किसने दिया था, आरईटी किसने दिया था, देन जेस्टाल्ट थेरेपी जो हम आगे डिस्कस करेंगे वो किसने दिया था. तो ये नाम याद रखना है. एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस मोस्टली पूछे जाते हैं इस जगह से, ठीक है. अब क्लाइंट सेंटर थेरेपी में हम देखते हैं कि कॉन्सेप्ट ऑफ सेल्फ आता है, कि जहाँ पे हम सेल्फ पे ध्यान दे रहे होते हैं कि हम कौन हैं, हमारी आइडियाज, हमारे वैल्यूज एक्सेट्रा. फ्रीडम के बारे में, चॉइस ऑफ कोर ऑफ वंस बीइंग. यहाँ पे हम देखते क्या है, एक वार्म रिलेशनशिप होता है बिटवीन अ क्लाइंट टूवर्ड्स अ क्लाइंट, जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं कि जो हमारा क्लाइंट है वो अपने डिसइंटीग्रेटेड, मतलब अपने आप को जान सके, अपनी फ्लॉज, मेरी कुछ कमियां हैं, कुछ ऐसी चीज है जो मैं एक्सेप्ट नहीं कर पा रही हूँ अपने बारे में, तो मैं एक्सेप्ट करने लायक बनूं, राइट. ये थेरेपिस्ट का काम होता है. थेरेपिस्ट का काम क्या होता है कि हम उसे एम्पैथी प्रोवाइड करें अपने पेशेंट को, हम क्या दें, हम उसे अनकंडीशनल रिगार्ड दें, राइट. जिसके बारे में मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, तो आई एम नॉट गोइंग इन डिटेल. यहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं इंश्योर करूँ कि क्लाइंट जो है वो इतना सिक्योर हो टू ट्रस्ट मी एंड टू शेयर ऑल हीज हर फीलिंग्स, राइट. इस प्रोसेस के अंदर हम क्या करने की कोशिश कर रहे होते हैं, क्लाइंट को मोटिवेट करते हैं टू बिकम हीज रियल सेल्फ. यानी कि सबसे पहले तो हमें क्या होता है ना कि हम अपने रियल सेल्फ, एक होता है ना, मैंने पढ़ाया था सेल्फ एंड पर्सनालिटी में, रियल सेल्फ होता है, आइडियल सेल्फ होता है. हम हमेशा सोचते हैं कि हम ऐसे होना चाहिए, हम परफेक्ट होने चाहिए हर काम में, हम अच्छे से हर चीज को करें, परफेक्ट तरीके से करें, राइट. पर हम रियल सेल्फ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि हम ऐसे हैं. जैसे मैं आलसी हूं तो मैं एक्सेप्ट करूं कि मैं आलसी हूं, राइट. फॉर एग्जांपल, मेरे अंदर ये वीकनेस है तो मैं एक्सेप्ट करूं कि हाँ मेरे पास ये वीकनेस है एंड मैं इस पे काम करूंगी. तो मुझे एक्सेप्ट करना आना चाहिए, मुझे अपने रियल सेल्फ को एक्सेप्ट कराना चाहिए. दैट इज द मेन थिंग जो हम अपने क्लाइंट सेंटर थेरेपी में देखते हैं, राइट. नेक्स्ट है हमारी जेस्टाल्ट थेरेपी. जेस्टाल्ट थेरेपी का गोल क्या होता है कि हम क्या करें, गोल इज अवेयरनेस थ्रू एक्शंस. यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्शंस करते हैं. क्लाइंट सेंटर थेरेपी में हम क्या कर रहे होते हैं, हम अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवरसेल्व्स करने की कोशिश कर रहे हैं, हम अपने सेल्फ को समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, अपने आपको जानने की कोशिश कर रहे होते हैं. जेस्टाल्ट थेरेपी में हम एक्शंस कर रहे होते हैं, हम काम कर रहे होते हैं. जेस्टाल्ट थेरेपी में, जेस्टाल्ट थेरेपी इज गिवन बाय फिट्जपर्ल्स एंड लॉरा पर्ल्स, दोनों हस्बैंड वाइफ हैं. इन दोनों ने बताया कि जेस्टाल्ट थेरेपी में क्या होता है. जेस्टाल्ट थेरेपी में हम देखते हैं सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ एक्सेप्टेंस. हम अपने आप को एक्सेप्ट करते हैं जैसे हैं, हम खुद के बारे में जान जाते हैं, एंड देन वी स्टार्ट वर्किंग अपॉन आवरसेल्व्स. हम अपने फैंटेसी से बाहर निकलते हैं एंड हम क्या कर रहे होते हैं, अपने फीलिंग्स, अपने कॉन्फ्लिक्ट्स को सॉल्व कर रहे होते हैं खुद. जैसे मेरे अंदर कॉन्फ्लिक्ट्स है, मेरे अंदर ये वीकनेस है, मुझे पता चलता है कि मेरे अंदर क्या वीकनेस है इन क्लाइंट सेंटर थेरेपी. एंड जेस्टाल्ट थेरेपी में मैं अपने वीकनेस पे काम कर रही होती हूँ. तो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द टू. क्लियर एवरीवन. नेक्स्ट है तुम्हारा एक और होमवर्क विच इज एमसीक्यू नंबर 3. सैंपल पेपर से लिया हुआ क्वेश्चन है. Suhail's intense and overwhelming fear of driving has disrupted in his daily life. यानी कि सुहेल को बहुत ज्यादा डर लगने लग गया है ड्राइविंग करने से, ठीक है. He does not go outside for important task unless somebody else drives his car for him. यानी कि जब तक उसको ड्राइव करके कोई छोड़ के नहीं आता, तब तक वो अपने काम पे भी नहीं जाता है. उसको इतना डर लगता है ड्राइव करने से, वो खुद ड्राइविंग आते हुए भी नहीं करता है, राइट. ही हैज इवन लव, अपना जॉब भी छोड़ दिया है एंड अपने सोशल कॉन्टेक्ट्स, मतलब अपने दोस्तों से भी बात करने नहीं जाता है, कहीं बाहर ही नहीं निकलता, वो घर में बंद हो चुका है, राइट. सो अब तुम बताओ कि उसको कौन सा बिहेवियर थेरेपी देने की जरूरत है. सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, ऑप्शन ए. ऑप्शन बी पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन सी डिफरेंशियल रीइंफोर्समेंट, या फिर ऑप्शन डी टोकन इकोनॉमी. You have to pause the video and write the answer in the comment section. जिसका आंसर सही होगा मैं उसे हार्ट दे दूंगी, right? All right. Next we'll be discussing about factors contributing to healing in psychotherapy. 6 मार्क्स के क्वेश्चंस यहीं से आते हैं बच्चों, तो ये वाला तो टॉपिक एकदम स्किप नहीं करना है जो मैं रेड कर रखी हूँ, एथिक्स इन साइकोथेरेपी. ये 2025 में बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिया था कि भाई एथिक्स बताओ ऑफ साइकोथेरेपी, सो इग्नोर नहीं करना है. ओके, लास्ट में तुम लोग करते क्या हो, वीडियो को छोड़ के भाग जाते हो, तो यही तुम्हें नहीं करना है, तुम्हें ध्यान देना है. लास्ट के टॉपिक्स जो है वो
साइकोलॉजी में इंपॉर्टेंट होते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है जिसके बारे में हम डिस्कस करेंगे इज कि कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो साइकोथेरेपी, जो हम थेरेपी प्रोवाइड कर रहे होते हैं, उसमें इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले मैं एक छोटा सा डिस्कशन करना चाहूंगी। अब तक हम लोगों ने कितने सारे ही थेरेपीज पढ़ लिए, कॉग्निटिव थेरेपी, बिहेवियर थेरेपी, ह्यूमनिस्टिक, एक्सिस्टेंशियल एक्सेट्रा। अब हम लोगों ने क्या फोकस किया, इन सभी थेरेपी में हम लोगों ने टेक्निक्स के बारे में पढ़ा। कॉग्निटिव थेरेपी के अंदर कुछ टेक्निक्स होते हैं, देन हम लोगों ने पढ़ा बिहेवियर थेरेपी के अंदर कुछ टेक्निक्स होते हैं, पर हम लोगों ने कहीं भी पढ़ा कि कुछ दवाई दे रहे हैं हम, कुछ शॉक दे रहे हैं हम, कुछ अलग से ट्रीटमेंट दे रहे हैं। हम लोग प्रॉब्लम को अपने पेशेंट के साथ, अपने क्लाइंट के साथ डिस्कस कर रहे हैं, उस प्रॉब्लम को अच्छे से जान के फिर हम उसको क्वेश्चन पूछ रहे हैं, हम कहीं भी दवाई नहीं दे रहे हैं, राइट। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन साइकोथेरेपी एंड थेरेपी। साइकोथेरेपी में मैं डिस्कशन के थ्रू, टेक्निक्स का इस्तेमाल करके तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रही होती हूँ, वाइल एज थेरेपी में क्या होता है, डिस्कशन तो होता ही है, डिस्कशन एक पार्ट है, पर साथ में मैं तुम्हें मेडिकेशंस भी दे रही हूँ, मैं तुम्हें दवाई दे रही हूँ, मैं कुछ शॉक ट्रीटमेंट्स दे रही हूँ, एक्सेट्रा, एंड नंबर्स ऑफ थिंग्स आर देयर इन थेरेपी, right? So I hope the distinction between psychotherapy and therapy is crystal clear to everyone. Now we will be discussing about the next topic, which is कि क्या फैक्टर्स होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं कि हमारी जो साइकोथेरेपी है वो सक्सेसफुल हो रही है या नहीं हो रही। सो लेट्स बिगिन विद दिस। सो सबसे पहला फैक्टर आता है हमारा कि जो टेक्निक मैं इस्तेमाल कर रही हूँ वो टेक्निक एक सिस्टमैटिक वे में, एक प्रॉपर वे में उसका इम्प्लीमेंटेशन में करूं, नंबर 1। एंड साथ में अगर कोई बिहेवियरल मॉडल है तो मैं रिलैक्सेशन प्रोसीजर भी प्रॉपर तरीके से कंडक्ट करूं। नेक्स्ट फैक्टर है कि जैसे मैंने बोला कि थेरेप्यूटिक रिलेशनशिप, हम लोगों ने पूरे चैप्टर में पढ़ा कि बात हो रही है, डिस्कशन हो रहा होता है, थेरेपिस्ट जो है वो प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रहा होता है ऑफ द पेशेंट, राइट। सो थेरेप्यूटिक अलायंस का यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है हीलिंग में। क्या कि भाई मेरा पेशेंट मुझ पे ट्रस्ट कर रहा है और मैं उसे जज नहीं कर रही हूँ, मैं उसकी प्रॉब्लम को समझने की कोशिश कर रही हूँ जेन्युइनली, राइट। मैं उसे वार्मथ एंड एम्पैथी प्रोवाइड कर रही हूँ। सो दिस इज द सेकंड फैक्टर विच प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल, जिसमें जो डिसाइड करता है कि मेरी थेरेपी जो है वो मेरे क्लाइंट को हेल्प करेगी या नहीं करेगी। तीसरा होता है हमारा कैथारसिस। मैं उसे इतना मेरे और उसके बीच में इतनी अंडरस्टैंडिंग है, इतना मैं उसे इमोशनली फ्री कर रही हूँ, इतना मैं उसे कंफर्ट प्रोवाइड कर रही हूँ कि वो मुझ पे इतना ज्यादा ट्रस्ट कर रहा है कि वो इमोशंस अपने शेयर कर रहा है विद मी। इमोशनल एक्सप्रेशन है ऑफ द प्रॉब्लम, दैट इज कैथारसिस। ओके, फोर्थ फैक्टर इज योर, जहां पे यहाँ पे नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स मतलब कि एक होता है तुम्हारा पेशेंट वेरिएबल और एक होता है थेरेपिस्ट वेरिएबल। मेरा पेशेंट जो है उसके अंदर इतना मोटिवेशन है कि उसे अपने गलत बिहेवियर को, गलत थॉट प्रोसेस को चेंज करना है, उसके अंदर एक है ये, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर एक्सपेक्टेशन है, वो चाहता है कि वो इम्प्रूव करे, ये होना चाहिए पेशेंट के अंदर। थेरेपिस्ट के अंदर क्या होना चाहिए कि थेरेपिस्ट भी इमोशनली स्टेबल है, थेरेपिस्ट का भी मेंटल हेल्थ जो है वो बिल्कुल सही है, वो उसका पॉजिटिव नेचर है, एक्सेट्रा। सो ये है हमारा नॉन स्पेसिफिक फैक्टर्स जो कि इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एंड दीज आर द 4 थिंग्स विच प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल कि तुम्हारा जो साइकोथेरेपी है वो सक्सेसफुल होगा या नहीं होगा। क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट इज योर एथिक्स ऑफ साइकोथेरेपी। एथिक्स क्या है भाई? मुझे इन्फॉर्म कंसेंट लेना है, मतलब मुझे मेरा पेशेंट जो है मैं उससे कंसेंट लूंगी, मतलब मैं उसे बताऊंगी कि मैं इस तरीके से ट्रीटमेंट करूंगी तुम्हारा। सो आई हैव टू इन्फॉर्म एवरीथिंग कि व्हाट आई एम गोइंग टू डू, व्हाट आर द प्रोसेसेस जो मैं तुम पे करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो मैं उससे पूछूंगी कि इफ यू आर एग्रीइंग और नॉट, अगर तुम इस प्रोसेस को फॉलो करना चाहते हो या नहीं करना चाहते हो, तो दैट इज इन्फॉर्म्ड कंसेंट। नंबर 2 इज कॉन्फिडेंशियलिटी। वो जो भी मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बता रहा है, जो भी स्ट्रेस बता रहा है, रीजंस एक्सेट्रा, सो उन सभी चीजों को मैं किसी और से शेयर ना करूं, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके रख सकूं। एक नेक्स्ट है कि एलिवेट, मैं उसके डिस्ट्रेस को, उसकी सफरिंग्स को कम कर सकूं। नेक्स्ट होता है कि इंटीग्रिटी, मतलब एक ट्रस्टफुल रिलेशनशिप हमारा बना रहे। देन मैं उसके ह्यूमन राइट्स एंड उसकी डिग्निटी को प्रोटेक्ट करूं, प्रोटेक्ट नहीं बट रिस्पेक्ट करूं, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। देन आता है हमारा प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस एंड स्किल्स, मैं प्रॉपरली ट्रेन्ड हूं, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे अंदर स्किल्स है as being a therapist, so that is also important thing. Next comes your alternative therapy. अब हमारी होती है ना, कुछ behavior therapy होती है, कुछ cognitive therapy होती है, n number of therapies we have discussed and they are also there. कुछ होती हैं ऑल्टरनेटिव थेरेपीज। ऑल्टरनेटिव थेरेपीज मतलब कुछ ऐसी थेरेपीज जो तुम पर्सनल लेवल पे ले सकते हो, जैसे तुम मेडिटेशन कर सकते हो, योगा कर सकते हो, तुम डिफरेंट आसनास कर सकते हो, राइट। सो दीज आर द
ऑल्टरनेटिव टेक्निक्स जिससे तुम्हारे कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ठीक किया जा सकता है। जैसे पास्ट 25 ईयर्स में हम लोगों ने देखा है कि मेडिटेशन और योगा से काफी सारे साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स का ट्रीटमेंट हो रहा है, राइट? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बोलूं यहाँ से बहुत सारे तुम्हारे एमसीक्यूज पूछ लिए जाते हैं। सो ध्यान में रखना है यहाँ, ओके ये सारी चीजें ध्यान में रखना है। योगा की बात करें, नंबर 1 यहाँ पे बताया हुआ है कि योगा जो है वो एक एंशिएंट टेक्निक है जो कि आया है फ्रॉम अष्टांग योग ऑफ पतंजलि सूत्रास। इसमें क्या होते हैं, बहुत से आसन होते हैं, बॉडी पोस्टर्स होते हैं, ब्रीदिंग के प्रैक्टिसेस डिफरेंट तरीके से होती है, इसके अंदर प्राणायाम आता है। देन एक होता है मेडिटेशन। मेडिटेशन में हम क्या कर रहे होते हैं, इट इज अ प्रैक्टिस जहाँ पे हम फोकस कर रहे होते हैं अटेंशन ऑन ब्रीथ, और वी आर चैंटिंग मंत्रास, और वी आर ट्राइंग टू फोकस ऑन ऑब्जेक्ट और थॉट एक्सेट्रा। नेक्स्ट होता है हमारा विपासना। यहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, स्टार मार्क लगा लो बुक में, इंपॉर्टेंट लिख लो यहाँ पे। विपासना, यहाँ से क्वेश्चन पूछना चालू होता है भाई, क्वेश्चन तो यहाँ से ही पूछेगा पर ध्यान रखना है। विपासना को हम कहते हैं, विपासना मेडिटेशन एक ऐसा मेडिटेशन है जिसको हम माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन भी कहते हैं। तो मैं पूछेगा कि भाई माइंडफुलनेस मेडिटेशन किसका नाम है, किसको कहते हैं? सो इट इज विपासना मेडिटेशन। ये एक ऐसा मेडिटेशन होता है जिसमें हम क्या कर रहे होते हैं, कुछ बॉडीली सेंसेशंस को फील कर रहे होते हैं या फिर अपने किसी थॉट्स पे अपना ध्यान लगा रहे होते हैं। नेक्स्ट होता है एक रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक जिसको हम कहते हैं सुदर्शना क्रिया योगा, स्काई इन शॉर्ट। ये बेनिफिशियल होता है फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्ट्रेस, एंजाइटी, PTSD, डिप्रेशन, स्ट्रेस रिलेटेड मेडिकल इलनेस, सब्सटेंस अब्यूज एक्सेट्रा। स्काई जो है हम लोगों ने देखा है, इट इज वेरी हेल्पफुल फॉर द सर्वाइवर्स ऑफ मास डिजास्टर्स, यानी कि भाई PTSD के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, पब्लिक को बहुत ज्यादा हेल्प कर रहा है। प्रॉपर 30 मिनट का मेडिटेशन या योगा या यू कहो तुम्हारा स्काई का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट, राइट? नेक्स्ट है तुम्हारा रिसर्च कंडक्ट किया गया था बाय निमहाज विच इज नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस इंडिया। इसने बताया क्या कि स्काई जो है इट इज वन ऑफ द ऐसा योगा जो कि डिप्रेशन को ट्रीट करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। फर्दर हम लोगों ने देखा कि अल्कोहलिक पर्सन जो है, पेशेंट्स जो है, वो स्काई के हेल्प से डिप्रेशन और स्ट्रेस लेवल्स को कम कर रहे हैं, राइट? सो इंसोमिया, योगा करने से क्या होता है, इंसोमिया की प्रॉब्लम्स डील हो रही हैं, जैसे कि इंसान को अच्छी स्लीप आ रही है, जिनको इंसोमिया की प्रॉब्लम थी, मतलब नींद नहीं आती है लोगों को रात भर में, राइट? सो योगा करने से उनकी जो स्लीप प्रॉब्लम्स है वो ठीक हो जा रही है। कुंडलिनी योगा इज ऑल्सो वन ऑफ द वन जो कि यूएसए में टीच किया जाता है। ये एक ऐसा योगा है जो कि हेल्पफुल है फॉर वेरियस मेंटल डिसऑर्डर्स। इंस्टीट्यूट ऑफ नॉन लीनियर साइंसेज यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया के हिसाब से कुंडलिनी योगा जो है वो बहुत ज्यादा इफेक्टिव है फॉर ट्रीटिंग ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। वी हैव डिस्कस्ड इन योर साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स चैप्टर इफ यू रिमेंबर। कुंडलिनी योगा इज अ योगा जहाँ पे हम देखते हैं प्राणायाम होता है, ब्रीदिंग टेक्निक्स होती हैं, चैंटिंग ऑफ मंत्रास होता है इसके अंदर, राइट? नेक्स्ट है प्रिवेंशन ऑफ रिपीटेड एपिसोड्स ऑफ डिप्रेशन में भी बहुत हेल्पफुल है। क्या हेल्पफुल है? माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन या फिर विपासना। मतलब यहाँ पे बताया हुआ है कि विपासना जो है that is also known as mindfulness based meditation, it is also helpful for preventing depression. Here comes your next MCQ which is कि which of the following statements applies to सुदर्शना क्रिया योगा, यानी कि इन सभी में से कौन सा सुदर्शना क्रिया योगा के बारे में बात कर रहा है। नंबर 1 इसमें हम क्या देख रहे होते हैं, प्राणायाम विद चैंटिंग। नंबर 2 इट कंसिस्ट ऑफ माइंडफुलनेस बेस्ड मेडिटेशन। तीसरा इट इन्वॉल्व्स rapid breathing technique to induce hyperventilation, या फिर fourth it refers to asanas or bodily postures. You have to write the answer in the comment section. Okay, and next we'll be discussing about rehabilitation of mentally ill. So this is going to be the last topic of our today's discussion. इसमें हम क्या देख रहे होते हैं, ट्रीटमेंट। हम जब साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को ट्रीट करते हैं तो दो चीजें होती है, दो कंपोनेंट्स होती है। नंबर 1 हम उसके सिम्टम्स को कम करें, जो भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है उसको, और दूसरा मैं उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इंश्योर कर रही हूँ। ओके, अगर किसी को माइल्ड डिसऑर्डर्स है जैसे कि एंजाइटी है, डिप्रेशन है, फोबिया है एक्सेट्रा, तो उसके लाइफ को, उसके सिम्टम्स को कम किया जा सकता है आसानी से, इतना मुश्किल नहीं है देन दैट ऑफ दोज जिसको हम देखते हैं सीवियर मेंटल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे सिजोफ्रेनिया जैसे प्रॉब्लम्स जो है, इसमें सिम्टम्स को कम कर पाना बहुत मुश्किल है और क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करना भी थोड़ा मुश्किल होता है, चैलेंजिंग होता है एज अ होल। Negative symptoms such as disinterest, lack of motivation, to do work,
और टू इंटरेक्ट विद पीपल। हम देखते हैं कि बहुत से पेशेंट्स को ऐसा नेगेटिव सिम्टम्स होता है कि भाई उनको इंटरेस्ट नहीं होता, मोटिवेशन नहीं होता कुछ करने का, चाहे वो काम हो या चाहे लोगों से बात करना हो, ये सारी चीजें उनसे होती ही नहीं है। तो रिहैबिलिटेशन उनको जरूरत पड़ती है। रिहैबिलिटेशन मतलब कि हम उन्हें उनके सिम्टम्स को कम करें, उनके लाइफ को बेटर बनाए। लाइफ को बेटर बनाए मतलब जैसे मैंने बताया था कि पेशेंट्स जो है उनको उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स खराब हो जाती है, देन उनको इनकी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स अच्छी नहीं होती है। जो साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जिन्हें होता है उनको मेनली उनकी जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है, उनकी आईक्यू जो है वो बहुत कम होती है, राइट। सो इसमें हम क्या कर रहे होते हैं, हम इंसान को ऐसा बनाते हैं कि वो अपनी बेसिक जिंदगी शुरू कर पाए, जैसे उसके वो कोई जॉब होल्ड कर पाए उस लायक हम उसे बना देते हैं रिहैबिलिटेशन के द्वारा। रिहैबिलिटेशन में हम देखते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी दी जाती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी में मैं क्या करती हूँ, मैं उसे बेसिक ऑक्यूपेशन की ट्रेनिंग देती हूँ, जैसे कैंडल मेकिंग, बैग मेकिंग, वीविंग, सिलाई कढ़ाई सिखाना, ठीक है। सोशल स्किल्स में मैं क्या करती हूँ, मैं उसे हेल्प करती हूँ टू ट्रेन हाउ टू डेवलप इंटरपर्सनल स्किल्स, हाउ टू टॉक विद पीपल, रोल प्ले, इमिटेशन के थ्रू, इंस्ट्रक्शन के थ्रू मैं उसे सिखाती हूँ कि वो बात करना सीखे, सोशल स्किल्स सीखे, राइट। कॉग्निटिव रीट्रेनिंग में मैं क्या करती हूँ, मैं उसे अटेंशन, मेमोरी, एग्जीक्यूटिव फंक्शंस पे मैं उसका काम कर रही होती हूँ। एंड द नेक्स्ट इज वोकेशनल ट्रेनिंग, जहाँ पे मैं क्या कर रही होती हूँ, उसे स्किल्स दे रही होती हूँ फॉर प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, जिससे वो जॉब होल्ड कर पाए फाइनली। तो रिहैबिलिटेशन इज ऑल अबाउट जहाँ पे मैं क्या करूँ, मैं उसके सिम्टम्स को कम करूँ थ्रू प्रॉपर ट्रीटमेंट्स एंड प्रॉपर मेडिकेशंस। एंड नेक्स्ट होता है हम उसके लाइफ को फंक्शनिंग में बेटर बना सके, मतलब उसका वो अपना डेली लाइफ नॉर्मली वो अपना डे टू डे लाइफ में इम्प्रूव करे, वो बात करना सीखे, बोलना सीखे, हंसना सीखे, रिलेशनशिप्स बनाना सीखे, बेसिक काम करने सीखे, अपने बेसिक जो डे टू डे वर्क्स होते हैं वो सब करना सीखे, लर्निंग, मेमोरी, ये सारी चीजें उसकी इम्प्रूव हो, वो कोई जॉब होल्ड कर पाए, इस लायक हम उसे बनाते हैं इन रिहैबिलिटेशन। ओके, आई होप दिस टॉपिक इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। अब तुम्हारा लास्ट होमवर्क है विच इज अगेन फ्रॉम योर सैम्पल पेपर। The question is, रमेश इज एडमिटेड टू रिहैबिलिटेशन सेंटर फॉर अल्कोहलिक एडिक्शन, मतलब उसको अल्कोहल एडिक्शन हो गया था, उसको रिहैबिलिटेशन सेंटर में मैंने भेजा। अब उसको ट्रीटमेंट दिया गया विच इंक्लूड्स माइल्ड इलेक्ट्रिक शॉक, उसको इलेक्ट्रिक शॉक मिला एवरी टाइम ही मेड टू स्मेल, जब भी वो अल्कोहल को स्मेल करता था तब उसे क्या होता था, इलेक्ट्रोशॉक मिलता था। अब तुम्हें बताना कि कौन सी थेरेपी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, कौन सी ऐसी थेरेपी यूज हो रही है जहाँ पे हम इलेक्ट्रोशॉक दे रहे हैं जिसकी वजह से वो अल्कोहल स्मेल ना करे या अल्कोहल ड्रिंक ना करे। बहुत ईजी है, राइट। यू हैव टू राइट द आंसर, 2 मार्क्स मैंने दिया है, 2 मार्क्स में मैंने देखा था सैम्पल पेपर में पूछा था। जस्ट राइट द नेम कि भाई कौन सा थेरेपी यहाँ पे देनी चाहिए और क्यों देनी चाहिए, एक्सप्लेन करो। 2 पॉइंटर्स विल बी मोर देन इनफ। ओके, आई होप द होल चैप्टर इज क्रिस्टल क्लियर टू एवरीवन। थोड़ा सा वीडियो शायद लंबा हो गया हो, बट आई एम श्योर कि भाई इस वीडियो को देखने के बाद पूरा चैप्टर क्रिस्टल क्लियर है, सब पूरा चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आ गया है एंड कोई डाउट भी साथ में नहीं है, राइट। अगर तुम लोग चाहते हो मुझसे कनेक्ट होना तो यू कैन कनेक्ट मी इन दी इंस्टाग्राम, मेरा आईडी है savi.mam। ओके, तो तुम लोग डाउट पूछ सकते हो, अपना होमवर्क जो है वो अगर कमेंट सेक्शन में मैं ना देखूं तो तुम लोग इंस्टाग्राम पे भी मैसेज भेज सकते हो, राइट। कोई डाउट है वहां पे भी पूछ सकते हो, यहाँ पे भी पूछ सकते हो, यू विल गेट द आंसर। ओके, सो टिल देन टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में, बाय।